हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज की पाठशाला जैसे कि आप देख रहे हैं क्लास 12th के लिए लगी है। तो मैंने 12th का लगभग पूरा ही सिलेबस कंप्लीट करा दिया है आपको। अब मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ सैम्पल पेपर। आज का सैम्पल पेपर क्लास 12th हिंदी कोर के स्टूडेंट के लिए है। मॉडल सैम्पल पेपर पहले इशू कर चुकी हूँ मैं। आपने उसमें देखा था सीबीएसई ने जो भी एक सैम्पल इशू किया था वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन किस तरीके से पैटर्न से आपसे पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा। अब उसी पैटर्न पे आपके लिए लेकर आ रही हूँ सैम्पल पेपर, और इन सैम्पल पेपर को आप सॉल्व करिए ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी की क्वेश्चन होता है, देखिए सिंपल सी बात है कि एग्जाम निकट है, सैम्पल पेपर आपके सामने है, तो हम आप इसे कहेंगे कि आप इसे लिटरली लिख कर सॉल्व करिए। ये मेरा अपना एक पर्सनल व्यू है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहो तो उसे कर सकते हो, नहीं चाहो तो आपको ड्यूरिंग एग्जाम इसके लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि जो एक सबसे बड़ी हिंदी के पेपर में प्रॉब्लम आती है वो होते हैं टाइम शॉर्टेज, क्योंकि हिंदी में लिखना बहुत पड़ता है और समय हमारे पास 3 घंटे का ही रहता है। तो अगर उससे आप बचना चाहते हो कि तो एक दो जो आपके लिए सैम्पल पेपर्स मैं लेकर आ रही हूँ उनकी आप प्रैक्टिस कर लो। आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो बहुत अच्छे से आप सारी चीज़ें करोगे। इससे आपकी क्या क्या चीज़ होगी, आप एक तो पूरा टाइमली पेपर ख़त्म कर पाएंगे, आपकी स्पीड अच्छी होगी, राइटिंग अच्छी होगी, पैटर्न को लेकर आप हैबिचुअल हो जाओगे, पैटर्न को लेकर ज़्यादा दिमाग आपको ड्यूरिंग एग्ज़ाम नहीं लगाना पड़ेगा और आप मिस्टेक्स से भी बचेंगे। ठीक है, तो कई सारे फ़ायदे होंगे अगर आप इन सैम्पल पेपर्स को लिटरली लिख कर सॉल्व करो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सैम्पल पेपर। तो जैसा आप देख रहे हैं कि सैम्पल पेपर नंबर 1 है। सैम्पल पेपर को ही हिंदी में प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कहते हैं। चूंकि ये कोर का है तो इसके लिए कोड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक ही दिन में कोर और इलेक्टिव दोनों का ही पेपर होता है। तो क्वेश्चन पेपर का कोड आपको पता होना चाहिए। तो कोर का कोड रहता है 302। तो सबसे पहले आपके पास में जैसे आप देख रहे हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 1 है, विषय है हिंदी, आधार यानी कि कोर, कोड है 302, कक्षा 12वीं है और ये सैम्पल पेपर है 2023 और 24 का। अब आते हैं निर्धारित समय। इस क्वेश्चन पेपर के लिए आपको मिलेगा 3 घंटे का और अधिकतम अंक है 80। कितने मार्क्स मिलेंगे? 80 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके सामान्य निर्देश पर। किस पे आने वाले हैं? सामान्य निर्देश। तो हर पेपर में ये सामान्य निर्देश दिए रहते हैं और दिए ही इसलिए रहते हैं ताकि आप पढ़ो और उसको फॉलो करो। ये मत सोचना कि अरे ये ऐसे ही लिख दिए गए। अगर आपने इनको नहीं पढ़ा और फॉलो नहीं किया तो जान लीजिए कि आपकी एक इमेज जो कॉपी चेक कर रहा है उसके सामने अच्छी नहीं बनेगी। तो जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन्हें फॉलो करिए। क्या दिया गया है? निम्नलिखित निर्देशों का बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में खंड आ में वस्तुपरक तथा खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए। तो ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में हमारे वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रश्न प्रस्तुत है। पूरा आपका ऑब्जेक्टिव बेस है सेक्शन आ। सेक्शन बा यानी कि खंड बा जो है वो वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसमें आपके तीनों ही पुस्तक से प्रश्न आएंगे प्लस रचनात्मक लेख रहेगा। खंड आ में उप प्रश्नों सहित 40 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं और सभी 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड आ में आपके सामने 40 क्वेश्चन रखे गए हैं और 40 करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, आपकी पुस्तक जो है दोनों ही आपकी आरोह, वितान और अभिव्यक्ति माध्यम, इन सभी से सारे प्रश्न 40 प्रश्न मिलाकर पूछे गए हैं। खंड बा में 8 वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों सहित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो खंड बा में आपके सामने 8 प्रश्न हैं, ये 8 प्रश्न करने हैं और हर प्रश्न के साथ अंदर आपके सामने विकल्प मौजूद है। जो भी ऑप्शंस दिए हैं उस हिसाब से आप देखते करोगे। जो भी ऑप्शन है, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख ही लेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे कैसे ऑप्शंस रखे गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, दोनों खंडों के प्रश्न उत्तर देना जरूरी है, यानी कि जितने क्वेश्चन है सब करने जरूरी हैं, एक्सेप्ट आपके सामने जो ऑप्शंस रहेंगे उन्हें देखते हुए। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रम से दीजिए, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिए। सीक्वेंस से आपको काम करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से लेकर आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक पूरा एक सीक्वेंस में काम करना है। एक भी प्रश्न ऊपर नीचे नहीं करना है, चलो हम पहले 8 कर लेते हैं, फिर 10 कर लेंगे, फिर 2 कर लेंगे, फिर 1 कर लेंगे, ये नहीं करना है। आपको 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को सीक्वेंस से काम करना है। एक भी प्रश्न आप ऊपर नीचे नहीं करेंगे। तो ये तो थे कुछ निर्देश। अच्छा, इस निर्देश के साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं,
3 घंटे का जो समय मिलता है आपको, 3 आवर्स का जो टाइम मिलता है, 3 आवर्स आपका राइटिंग टाइम होता है। लेकिन उस 3 घंटे से पहले आप सभी को 15 मिनट क्वेश्चन पेपर रीड करने का टाइम मिलता है। तो उस 15 मिनट को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। पूरा क्वेश्चन पेपर पैटर्न मैं आपको बता दूंगी, तो पैटर्न को लेकर इतना ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। और आपका पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ा हुआ है, यानी कि जितना कुछ है वो सब कुछ सिलेबस के हिसाब से है, सिर्फ 2 चीज़ों को छोड़कर। वो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जो है आपका अपठित बोध, जिसमें आपका एक अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश दिया गया है। तो हम ये कहेंगे कि 15 मिनट का जो आपको समय मिला है, उस बीच आप अपठित गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल लीजिए, ठीक है। क्योंकि मानकर चलिए कि 18 क्वेश्चन नंबर आपको इसी के अंतर्गत मिलने वाले हैं। तो उस बीच आप अगर सारे आंसर्स निकाल लेंगे तो आपके वो 15 मिनट बहुत अच्छे से यूटिलाइज होंगे। और राइटिंग के समय में जब आप राइटिंग कर रहे होंगे तो उस समय आपके वो जो उनके क्वेश्चंस ढूंढने का जो टाइम है वो वेस्ट होने से बच जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या खंड आ हमारा जो वस्तुपरक प्रश्न बहुविकल्पियों पर आधारित है, पहला प्रश्न पूछा जा चुका है। पहले प्रश्न में दिया है अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब हमारे सामने जो अनुच्छेद आ रहा है इसको हमें पढ़ना है और इस पर आधारित 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। तो 10 मार्क्स का है, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन मिलेगा हमें, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। भारत प्राचीनतम संस्कृति का देश है। यहाँ दान पुण्य की जीवन मुक्ति का अनिवार्य अंग माना गया है। जब दान देने को धार्मिक कृत्य मान लिया गया तो निश्चित तौर पर दान लेने वाले भी होंगे ही। हमारे समाज में भिक्षावृत्ति की जिम्मेदारी समाज के धर्मात्मा, दयालु व सज्जन लोगों की है। भारतीय समाज में दान लेना व दान देना दोनों धर्म के अंग माने गए हैं। कुछ भिखारी खानदानी होते हैं क्योंकि पुश्तों से उनके पूर्वज धर्म स्थानों पर अपना अड्डा जमाए हुए हैं। कुछ भिखारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं जो देश की छोटी सी विपत्ति आ जाने पर भीख का कटोरा लेकर भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। इसके अलावा अनेक श्रेणी के और भी भिखारी होते हैं। कुछ भिखारी परिस्थिति से बनते हैं तो कुछ बना दिए जाते हैं और कुछ शौकिया भी होते हैं। कुछ व्यवस्था में आ गए जन्मजात भिखारी अपने स्थान निश्चित रखते हैं। कुछ भिखारी अपनी आमदनी वाली ये जगह दूसरे भिखारी को किराए पर देते हैं। आधुनिकता के कारण अनेक वृद्ध मजबूरीवश भिखारी बनते हैं। आधुनिकता के वश ये आज की युवा पीढ़ी के ऊपर तंज किया गया है जो अपने माता पिता की देखभाल नहीं करना चाहते हैं और उनको छोड़ देते हैं कि तुम भीख मांगो और अपना काम करो। भिखारी के कारण बेसहारा लोग भीख मांगने लगते हैं। काम ना मिलना भी भिक्षा प्रवृत्ति को जन्म देता है। कुछ अपराधी बच्चों को उठा ले जाते हैं तथा उनसे भीख मंगवाते हैं। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा एक पूरा जाल है, एक नेटवर्क है जहाँ पर ये भिखारियों का पूरा एक तंत्र चलता है। वे इतने हैवान हैं कि भीख मांगने के लिए बच्चों का अंग भंग भी कर देते हैं। भारत में भिक्षा का इतिहास बहुत पुराना है। देवराज इंद्र व विष्णु श्रेष्ठ भिक्षुकों में थे। इंद्र ने कर्ण से अर्जुन की रक्षा के लिए उनके कवच और कुंडल की ये भीख में मांग लिए थे। विष्णु ने वामन अवतार लेकर भीख मांगी। धर्मशास्त्रों ने दान की महिमा का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है जिसके कारण भिक्षावृत्ति को भी धार्मिक मान्यता मिल गई है। हम लोगों के यहाँ भिखारियों को दान देना बहुत ही परम माना जाता है। तो यहाँ तरह तरह के भिखारियों के प्रकार, उनकी परिस्थिति, भिखारी बनने की परिस्थितियों और कहीं जगह इनकी स्थितियों पर व्यंग भी किया गया है उन लोगों के कारण जिनसे इन लोगों को भिखारी बनने की मजबूरी का सामना करना पड़ता है। तो ये तो था हमारा अनुच्छेद। अब आ जाते हैं इस अनुच्छेद पर आधारित हमारे पास जो प्रश्न दिए गए हैं। अच्छा, अभी थोड़ा सा और है हमारे पास में। अभी उनके स्थल हैं जहां पर भिखारी भीख मांगते हैं। पूजा स्थल, तीर्थ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गली मोहल्ले आदि हर जगह भिखारी दिखाई देते हैं। इस कार्य में हर आयु का व्यक्ति शामिल है। तो मतलब छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक हर आयु का व्यक्ति शामिल है। साल 2 साल में दुधमुहे बच्चे से लेकर 80-90 के वर्ष के बूढ़े तक भी भीख मांगते देखे जा सकते हैं। देखिए औरतें जो हैं दुधमुहे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो है वो भीख मांगते हुए दिखती है। तो इसीलिए दुधमुहे बच्चों को भी भिखारी की संज्ञा दी गई। भीख मांगना भी एक कला है जो अभ्यास या सूक्ष्म निरीक्षण से सीखी जा सकती है। अपराधी बाकायदा इस काम की ट्रेनिंग भी देते हैं।
भीख रो कर, गा कर, आंख दिखाकर या हंस कर भी मांगी जाती है। भीख मांगने के लिए इतना आवश्यक है कि दाता के मन में करुणा जगे, यानी कि अगर कोई व्यक्ति हमसे भीख मांग रहा है तो मेरे मन में वो करुणा जगनी जरूरी है, तभी हम भिखारी को पैसे देंगे। अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर दाता करुणामय होकर परंपरा निर्वाह कर पुण्य प्राप्त करता ही है। यानी कि हम किसी तरह की अगर परेशानी देखते हैं भीख मांगने वाले के पास, तो हम जो है परंपरा के अनुसार उसे भीख दे देते हैं कि भैया हमने कुछ अच्छा काम किया, हमें पुण्य प्राप्त होगा। अब इस पर पहला प्रश्न है, गद्यांश के लिए सर्वश्रेष्ठ शीर्षक क्या है? हम इसको क्या शीर्षक दे सकते हैं? भिक्षावृत्ति एक व्यवसाय, भिक्षावृत्ति या एक व्यवसाय। तो इसके लिए जो हमने सही एक देखा है वो है आपका भिक्षावृत्ति एक व्यवसाय, क्योंकि यहाँ पर इस एक शीर्षक से हम सारी चीजें समझ रहे हैं, जो भिक्षावृत्ति के तरीके, प्रकार सब कुछ बताए, साथ ही इसे आजकल एक व्यवसाय के रूप में भी उजागर कर दिया गया है, ये भी बता दिया। नेक्स्ट आते हैं, भारत में जीवन मुक्ति का अनिवार्य अंग किसे माना गया है? जीवन मुक्ति का अनिवार्य अंग किसे माना गया है? दान पुण्य को, केवल दान को, केवल पुण्य को या संस्कृति को? तो यहाँ पर जीवन मुक्ति का जो सबसे अनिवार्य अंग माना गया है वो है दान पुण्य को, यानी कि दान कर कर पुण्य कमाइए तो इससे आपको जीवन में मुक्ति प्राप्त होगी। तीसरा प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में किसे धार्मिक मान्यता प्राप्त है? किसको धार्मिक मान्यता प्राप्त है? दान को, पुण्य को, भिक्षावृत्ति को या करुणा को? तो यहाँ पर धर्मशास्त्रों में धार्मिक मान्यता प्राप्त है आपको भिक्षावृत्ति को, क्योंकि जो है खुद विष्णु जी ने भी एक भिक्षक के रूप में अवतार लिया, वामन अवतार लिया था, तो इसलिए इसे एक धार्मिक मान्यता भी प्राप्त है। भिखारी दाता के मन में किस भाव को जगाते हैं? जाहिर सी बात है करुणा के भाव को जगाते हैं, तभी हम उनको जो है भीख देते हैं। तो देखिए, करुणा, अहंकार, दानिया और शक्तता, तो कौन सा भाव जगाते हैं? वो है करुणा का भाव। मेरे मन में अगर करुणा नहीं जागेगी तो जाहिर सी बात है हम उसको भीख नहीं देंगे ना। भिक्षावृत्ति से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? अब ये जो भिक्षावृत्ति है इससे हम किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं? ऑप्शन दिए हैं, भीख मांगने की प्रवृत्ति को छोड़कर, उसे धर्म के प्रभाव से अलग करके, क्योंकि उसे धर्म का ही अंग माना गया है इसलिए बोला जा रहा है कि धर्म के प्रभाव से उसे अलग कर दीजिए, उसे समाज से अलग करके, या उसे दानियों से अलग करके। तो यहाँ पर भिक्षावृत्ति से हम छुटकारा पा सकते हैं उसे धर्म के प्रभाव से अलग करके, यानी कि हमने भिक्षा को धर्म का ही एक अंग मान लिया है, इसलिए अगर उसे हम धर्म के प्रभाव से अलग कर दें तो इस वृत्ति से छुटकारा पाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर हमारे पास, भीख मांगने की कला को कैसे सीखा जाता है? किस तरीके से? अभ्यास और सूक्ष्म निरीक्षण से, केवल अभ्यास से, केवल सूक्ष्म निरीक्षण से, या केवल भीख मांग के? तो यहाँ पर प्रैक्टिस करके और डिटेल एनालाइज करके हम उसको सीख सकते हैं, तो मतलब अभ्यास और सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन क्या है? भारत में भिखारी का एक धार्मिक महत्व है, ठीक है। विष्णु सर्वश्रेष्ठ भिखारी की श्रेणी में आते हैं। भिखारी भी एक कलाकार होता है। ऊपर लिखित कथनों में से कौन सा सही है या है? तो ये तीनों ही बातें गद्यांश में दी गई है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तीनों ही सही हैं। तो इस कंडीशन में हम किस पे निशान लगाएंगे? ये हम लगाएंगे लास्ट में, यानी कि घा वाले में। नेक्स्ट है आपके पास में, बेसहारा लोग किस कारणवश भीख मांगते हैं? जो बेसहारा लोग होते हैं वो किस लिए भीख मांगते हैं? गरीबी के कारण, अभ्यास के कारण, करुणा के कारण या दिखावे के कारण? तो वो किस कारण से मांगते हैं? वो मांगते हैं गरीबी के कारण, क्योंकि बेसहारा हैं। उनके जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो वो भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं। बुजुर्ग हैं, अब वो इतनी मेहनत नहीं कर सकते, बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, घर से निकाल दिया, या उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो वो भिक्षा मांगने के लिए तत्पर हो जाते हैं। बहुत सारी स्त्रियां होती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो वो भी भीख मांगने लग जाती हैं। तो मेन है गरीबी जो है वो भिक्षा का एक कारण हो जाता है। नेक्स्ट है, वृद्ध मजबूरी वश भिखारी किस कारण से बनते हैं? वो मजबूरी क्या है?
पुरातनता के कारण, नवीनता के कारण, आधुनिकता के कारण या परंपरा के कारण। तो वृद्ध मजबूरीवश भिखारी इसलिए बनते हैं, वो है आधुनिकता के कारण। अब आधुनिकता का मतलब क्या है? हम आजकल पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। पश्चिमी देशों में क्या होता है कि आप जो है 16 साल के हुए या 18 साल के हुए, आप एक अलग घर में रहिए, आपको माँ बाप से कोई मतलब नहीं, माँ बाप अलग घर में, आप अलग घर में। तो वही आधुनिकता अब हमने अपनानी शुरू कर दी है। अब हमारी परंपरा में ये चीज़ नहीं है। हम जब तक छोटे रहते हैं हमारी केयर हमारे पेरेंट्स करते हैं, और जब वो वृद्धावस्था में होती है तो उनकी केयर की जिम्मेदारी हम पर होती है। और हम जो ये आधुनिकता पाश्चात्य संस्कृति से सीख रहे हैं, इसके कारण हम अपने पेरेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते, उन्हें घर से बाहर कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। और इस कारण भी उनका जब कोई देखभाल करने वाला, उनका खर्चा उठाने वाला कोई नहीं रहता, इस कारण से उन्हें भी भीख मांगनी पड़ती है। तो मजबूरी बस ऐसे वृद्ध भी जो क्या है वो भिखारी बन जाते हैं। निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यान पूर्वक पढ़िए। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब हमारे सामने कथन और कारण आधारित प्रश्न है। एक कथन दिया है, एक कारण दिया है। कथन को पढ़ना है और देखना है कि कारण आर उसकी सही व्याख्या कर रहा है या नहीं, और उसके हिसाब से नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, हमें उन पर टिक करना है। तो पहले कथन पढ़ते हैं। भारत में भिक्षा का इतिहास नवीन है। गलत है ये कथन, ये बहुत प्राचीन है, बहुत पहले से चला आ रहा है। तो ये कथन पहले ही हमने गलत कर दिया। नेक्स्ट आते हैं कारण। भीख के करुणा एक आवश्यक अवलंबन है। बिल्कुल सही है। भीख में अगर करुणा नहीं होगी तो कोई भिक्षा नहीं देगा। तो आपका कथन ए गलत है, जबकि कारण आर सही है। ऑप्शन देखते हैं। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। नहीं, ये नहीं ऑप्शन होगा। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो ये हमको सही लग रहा है। कथन ए गलत है, कारण आर सही है। तो यहां पर हम किस पे टिक करेंगे? खा पे। अब हम आ गए अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे पास में यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश को हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इस पर आधारित 8 प्रश्न पूछे गए हैं और इन 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसके लिए हमें मिलेंगे 8 मार्क्स, यानी कि 8 मार्क्स मिलेंगे। चलिए पढ़ते हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नयन नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिंगारी छा गई। प्राया हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर, देखते देखा मुझे तो एक बार। उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। तो इस पूरे जो हमने यहाँ पर काव्यांश पढ़ा, इस काव्यांश में क्या था? इस काव्यांश में हमारे सामने पत्थर पर, सड़क पर भरी दोपहर में, गर्मियों में एक युवती जो है श्यामल तन लिए जो पत्थर को तोड़ती हुई थी, तो उसकी जो रूपरेखा है, काया है, मना स्थिति है, उसके सामने बड़े बड़े भवन हैं, वो सारी चीज़ों को इस कविता में बताया गया है। अब इसी पे आधारित हमारे पास प्रश्न भी है, लेकिन अभी थोड़ा सा और बाकी है। सजा सहज सितार सुनी मैंने, वह नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कापी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। तो गर्मी में किस तरीके से उसके माथे से जो पसीना ढह रहा है उसके बारे में वो बता रही है। तो पहला प्रश्न है, ढुलक माथे से गिरे सीकर पंक्ति में सीकर शब्द का अर्थ क्या है? मैंने अभी आपको बताया सीकर शब्द का अर्थ है बूंद, रक्त, पत्थर या पसीना। तो यहाँ सीकर शब्द का अर्थ है आपका पसीना। नेक्स्ट आते हैं, काव्यांश में दोपहर का वातावरण कैसा बताया गया है? दोपहर का जो वातावरण प्रस्तुत किया गया है वो किस तरीके का है? आकाश में मेघों से युक्त, कम धूप से युक्त,
हल्की हवा से युक्त, गर्म लू से युक्त। तो काव्यांश में दोपहर का वातावरण किस तरीके से बताया है, वो है आपका गर्म लू से युक्त, क्योंकि उस गर्म लू में कैसे, जैसे लू रुई भस्म हो जाती है, इतनी जो है तपिश है उस लू में, ये बताने की कोशिश करी गई है। नेक्स्ट है नत नयन प्रिय कर्म रत मन से अभिप्राय। इस पंक्ति का मतलब क्या है, सुंदर नयन होने के कारण झुककर काम करना, नयन के झुकने के कारण काम करना, उसका काम चोर होना, झुके हुए सुंदर नए कर्म साधना में लीन। तो यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ है झुके हुए सुंदर नयन कर्म साधना में लीन, यानी कि वो युवती बहुत सुंदर है, उसके सुंदर सुंदर नयन जो हैं वो झुके हुए हैं, वो इसलिए झुके हुए हैं क्योंकि वो अपनी कर्म साधना अर्थात अपने कार्य को ध्यान से करती हुई प्रतीत हो रही है। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, किन तथ्यों से प्रकट होता है कि मजदूरिन अपने जीविकोपार्जन हेतु पत्थर तोड़ रही है, यानी कि वो अपनी जीविका चलाने के लिए पत्थर को तोड़ रही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जलाने वाली गर्मी में मजदूरिन बिना विश्राम किए पत्थर तोड़ रही है। दूसरा है मजदूरिन अपने जीवन को अपने अनुकूल बना रही है। तीसरा है पत्थर तोड़ती हुई स्त्री सामने ऊंची कोठी को देखती है। चौथा है माथे पर पसीने की बूंदें ढरक आने पर भी वह पूरे मनोयोग से पत्थर तोड़ने में जुट गई है। तो अब वो कौन सा कथन है, कैसे लगाएंगे, तो अब इस कथन के लिए हमारे पास कूट दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो पहले यहाँ पर कथन चौथा है, दूसरा तीसरा है, पहला चौथा है या तीसरा है। तो इसमें जो कथन सही है वो आपका है पहला और चौथा। पहला चौथा कथन कौन सा था, पहले देखिए, जलाने वाली गर्मी में मजदूरिन बिना विश्राम किए पत्थर तोड़ रही है। तो यहाँ जीविकोपार्जन हेतु पत्थर तोड़ रही है, ये बताना है आपको। तो पहला तो ये है, चौथा है माथे पर पसीने की बूंदें ढरक आने पर भी वह पूरे मनोयोग से पत्थर तोड़ रही है। ये नहीं कि गर्मी लग रही है तो वो थोड़ा रुक जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो करना चाह रही है वो उसी हिसाब से उस कार्य को कर रही है। अब आ गए यहाँ पर प्रश्न संख्या 5। यहाँ कॉलम ए को कॉलम 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। कॉलम ए में कुछ वर्ड दिए हैं, चिगरी, सीकर, प्राकार, और इधर उसके अर्थ दिए हैं, पसीने की बूंद, चार दीवारी और चिंगारी। तो यहाँ पर देखिए, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सही से देखें तो, और नीचे ऑप्शंस दिए हैं उनके अकॉर्डिंग करना। तो सबसे पहले आपको जिस चीज का भी अर्थ पड़ा है उस अर्थ पे निकाल लो। अभी हमने जैसे सीकर का अर्थ पढ़ा था तो उसका अर्थ क्या था, पसीना। तो 2 का अर्थ हो गया 3, ठीक है। 2 का अर्थ क्या है, 3। तो अब 2 जहां पर भी 3 में है वो लिख लो। तो यहां पर 2 3 में सिर्फ एक ये वाला है, ठीक है ना। तो यहां पर फिर यही सही हो गया क्योंकि 3 कोई और है ही नहीं। तो चिगरी का मतलब क्या हो गया, चिंगारी। प्राकार का मतलब हो गया चार दीवारी, ठीक है। तो पहले का है तीसरा, पहले का है आपका तीसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला यानी कि पसीने की बूंदें। यहां पर सीकर का मतलब क्या था, पसीने की बूंदें। दूसरे का पहला, तीसरा प्राकार, प्राकार मतलब चार दीवारी, तो तीसरे का दूसरा। तो यहां पर ये खा वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो क्योंकि हमने देखा था ना सीकर का मतलब क्या था, पसीने की बूंदें, तो ये वाला ऑप्शन हमारे उसी को पकड़कर हमने चल दिया। तो देखिए यहां पर ये सही ऑप्शन है। अब हम आ गए अपने प्रश्न संख्या 3 पर, ठीक है। हमने काव्यांश आधारित प्रश्न कर लिए। अब प्रश्न संख्या 3 पर आए। क्या दिया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास 5 प्रश्न रखे गए हैं। हमारी कौन सी पुस्तक से, ये है पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से। इन 5 प्रश्नों को हमें करना है जिसके लिए 1 नंबर मिलेगा। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है, उल्टा कितने भागों में बांटते हैं, हम उसे 3 भागों में बांटते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन, ठीक है ना। तो यहां पर सही ऑप्शन हमारा क्या है, वो है पहला। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2। हमारे पास में ऑप्शन दिया गया है पीत पत्रकारिता है। पीत पत्रकारिता किसको बोलते हैं आपको बताना है। सनसनीखेज समाचारों का प्रसारण, पीला कागज पर लिखित समाचार, खोज परख रहस्य जानना, सनसनीखेज समाचारों का संग्रहण। तो पीत पत्रकारिता क्या कहलाती है,
सनसनीखेज पत्रकारिता, यानी कि जिसे हम पेज 3 पत्रकारिता के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह की ज़िंदगी की लाइफ के बारे में, उनकी पार्टीज़ के बारे में जो खबरें छपती हैं, तो ये सनसनीखेज खबरें रहती हैं, तो इन्हें हम पेज 3 पत्रकारिता भी कहते हैं। तो सही क्या है? ये सनसनीखेज समाचारों का संग्रहण। प्रश्न संख्या 3 है, पत्रकारिता एक तरह से कौन सा लेखन है? किस तरह का लेखन है? पुरातन समाचार लेखन, पौराणिक प्रसंग लेखन, साप्ताहिक कथा लेखन या दैनिक इतिहास लेखन? तो समाचार लेखन कहलाता है दैनिक इतिहास लेखन, यानी कि डेली लिखा जाने वाला इतिहास। जो भी घटनाएं होती हैं उसे लिखित रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है और वो सभी क्या एक इतिहास के रूप में संग्रहित हो जाती हैं। क्योंकि हम अपने इतिहास के बारे में कैसे जानते हैं? हम अपने जो पुराण हैं, वेद हैं, जितने भी हमारे पास जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लिखे हैं, उन्हीं से हम जानते हैं। और उससे पहले का जो इतिहास रहा उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि उसके पहले का हमारे पास कोई भी लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है। वो सभी हमारे सामने भित्ति चित्रों के रूप में उपलब्ध हैं, है ना। तो इसलिए जो लिखित डॉक्यूमेंट के रूप में है जितना भी होता है वो हमारा इतिहास है, वहाँ से हमने अपने इतिहास के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और इसी तरह का इतिहास समाचार लेखन के दौरान हम करते हैं, डेली हम लिखते हैं और वो एक इतिहास बन जाता है, क्योंकि वो लिखित दस्तावेज के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो इसे बोला जाता है दैनिक इतिहास लेखन। फीचर लेखन के कितने प्रकार होते हैं? क्या होते हैं? 10, 4, 5 या 8? तो ध्यान रखिए, फीचर लेखन के प्रकार होते हैं 8 तरीके के, मैंने समझाए भी थे आपको वो पूरे। बीट रिपोर्टर को अपनी रिपोर्ट से जुड़ी कौन सी खबर देनी होती है? अब बीट रिपोर्टर किस तरह की खबर देता है? विशेष खबरें, पेज 3 की खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें या सामान्य खबरें? तो बीट रिपोर्टर अपने क्षेत्र की सामान्य खबरों को ही देता है, जो उसका क्षेत्र यानी कि जो उसकी बीट है उससे संबंधित जो भी खबरें होती हैं उन सभी को वो देता है। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 में हमारी पुस्तक आरोह के, ठीक है ना, आरोह बुक है ना हमारे, उसके काव्य खंड का एक पठित काव्यांश यहाँ रखा गया है। इस काव्यांश को हमें पढ़ना है और इस पर आधारित हमारे सामने 5 प्रश्न रखे गए हैं। इन 5 प्रश्नों को, 5 ही हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, 5 हमें करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है और एक प्रश्न के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, जो हम ये कौन सा है, एक क्या है, बंद कैमरे में बंद एक अपाहिज से लिया गया है ना, तो पढ़ा हुआ है। चलिए देखते हैं। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं, है ना। तो ये हमारा पठित काव्यांश था, हमने पढ़ा हुआ है। चैप्टर था हमारा कैमरे में बंद अपाहिज। अब इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और सही विकल्प पर आंसर, मतलब सही विकल्प पे हमें टिक करना है। क्वेश्चन देखिए क्या है। अपाहिज व्यक्ति को बार बार अपना दुख बताने के लिए मजबूर करने के पीछे दूरदर्शन वालों का क्या उद्देश्य हो सकता है? अब जो दूरदर्शन वाले थे वो अपाहिज से बार बार बोले थे अपना दुख बताइए, अपना दुख बताइए। तो आखिर अपना दुख बताइए ये बार बार वो किस उद्देश्य से बोल रहे थे, क्या कारण था? ऑप्शन देखते हैं। अपाहिज की स्थिति में सुधार हेतु प्रयास करना, यानी कि उसका जो दुख है उसमें वो सुधार करना चाहते थे, इसलिए। अपाहिज के प्रति संवेदनशीलता होना, ये बात बताइए। अपने कार्यक्रम को व्यावसायिक रूप से सफल बनाना, या सभी विकल्प सही हैं? तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन है वो है आपका अपने कार्यक्रम को व्यावसायिक रूप से सफल बनाना, क्योंकि अगर अपाहिज रोक देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा जनता जो है उनसे जुड़ पाएगी, इससे उनको प्रॉफिट होगा। तो व्यावसायिक रूप से सफल बनाना उनका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका 1 मार्क्स का रहेगा। किसी के दुख का प्रदर्शन करके कार्यक्रम को रोचक बनाना क्या है? अब किसी के दुख को प्रकट, यानी कि अपाहिज के दुख को बताया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा?
समय की मांग, दुख की अभिव्यक्ति, मानवता के विरुद्ध या अनिंदनीय कार्य। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कार्य होगा वो है मानवता के विरुद्ध। किसी की दुख से हम फायदा उठाएं, हम पैसा कमाएं, तो ये क्या हो गया? ये तो मानवता के विरुद्ध हो गया। मानवता क्या कहती है? अगर आप किसी को दुखित देखते हो तो उसकी हेल्प करो, उसके दुख के निवारण के लिए प्रयत्न करो। लेकिन वो क्या कर रहे थे? वो तो उससे फायदा उठाना चाह रहे थे, इसलिए ये होगा मानवता के विरुद्ध। नेक्स्ट है, हम पूछ पूछ कर रुला देंगे, पंक्ति में कौन सा भाव निहित होता है? अब वो बार बार क्या कह रहे हैं? हम पूछ पूछ के रुला देंगे। इसमें क्या भाव निकल रहा है? क्रूरता का, सामाजिक न्याय का, दुख और संवेदनशीलता का, या मानवीय करुणा का? तो यहाँ पर हम पूछ पूछ के रुला देंगे, इसके पीछे का भाव है क्रूरता का, यानी कि आप सामने वाले को इतना परेशान करोगे कि वो बेचारा रो दे। तो ये क्या है? ये आपकी क्रूरता ही तो हुई ना। चौथा प्रश्न हमारे पास में आ रहा है, यह अवसर खो देंगे, पंक्ति में किस अवसर के खोने की बात की जा रही है? यह अवसर खो देंगे, इसमें किस बात को खोने की बात कही जा रही है? क्या चीज है जो आप खो जाएगी? सामाजिक न्याय का अवसर है, दुख एवं संवेदनशीलता का अवसर है, मानवीय करुणा का अवसर है, या क्रूरता का है? तो यह अवसर खो देंगे, पंक्ति किस अवसर को खोने की बात कर रहा है? वो है आपका क्रूरता का, यानी कि अगर वो नहीं रोया तो हम ये क्रूरता दिखाने का अवसर खो देंगे ना, हमको फिर ये दोबारा अवसर मिलेगा ही नहीं ताकि हम ये क्रूरता दिखाएं और हम पैसे कमा सकें। आखिरी प्रश्न है इस काव्यांश का, ये अवसर खो देंगे, पंक्ति में किस अवसर के खोने की बात की जा रही है? क्या है? अपंगता को दर्शाने और बताने का अवसर, बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर, कैमरे के सामने आने का अवसर, या धन कमाने का अवसर? तो किस चीज का अवसर है? वो अवसर है आपका, यहाँ पर विकल्प दिया, विकल्प 1 सही है, विकल्प 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो यहाँ पर पहला विकल्प हमारा सही है। कौन सा विकल्प? पहला। अब वो पहला विकल्प क्या है? अपंगता को दर्शाने और बताने का अवसर खो देंगे। ठीक है, आप अपंग हैं, ये चीज बताने का अवसर आप खो देंगे। नेक्स्ट आ गए, अब हम प्रश्न संख्या 5 पर आ गए। प्रश्न संख्या 5 में हमारे सामने हमारी पुस्तक आरोह भाग 2 का एक जो जितने भी गद्य खंड के चैप्टर है ना, उन गद्य खंड के चैप्टर में से किसी एक चैप्टर का गद्यांश यहाँ रखा जाएगा। उस गद्यांश को हमें पढ़ना है और उस पर आधारित हमसे पूछे जाएंगे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। कितने? 5। और हमें पांचों करने हैं, कोई ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। देखिए क्या है, जाति प्रथा। तो इससे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमारे गद्य खंड का आखिरी अध्याय है जाति प्रथा और श्रम विभाजन और मेरे एक कल्पना का आदर्श समाज। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के 2 भाषण थे जो हमने इसमें पढ़े थे, वहां से ये गद्यांश लिया गया है। देखिए, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निवारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया या व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखा मरने के अतिरिक्त क्या चारा रह जाता है? यानी कि अगर उसे नहीं है तो वो उसके पास ये आज़ादी है ही नहीं कि वो पेशा बदले, तो भूखा मरने के अलावा उसके पास कोई और चारा है ही नहीं। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो, यानी कि वो उसमें चाहे अच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन आप अपना पेशा नहीं बदल सकते। ये एक पहली होती थी। तो यहाँ पर इन्होंने इसे हिंदू धर्म जाति, क्योंकि हिंदू धर्म ही अलग अलग जातियों में बांटा गया और उसमें बहुत सारी कुप्रथाओं को शुरू कर दिया गया, जिसके अंतर्गत ये चीज़ बोली गई कि आप अपने पेशे को नहीं बदल सकते हैं। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, तो उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, अब इसी पे आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आए। पहला प्रश्न, हर भाई 5 प्रश्न पूछे गए, 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा,
तो टोटल 5 क्वेश्चन हमारे कितने हो जाएंगे, 5 करेंगे तो 5 मार्क्स हमें इस पूरे के लिए मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा है। लेखक यानी कि अंबेडकर जी ने क्या दोष देखा है। पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने पर मनुष्य को भूखा मरना पड़ता है। जीवन भर मनुष्य को एक पेशे में बांध देती है। सभी विकल्प सही हैं, या जाति प्रथा जन्म से ही पेशा तय कर देती है। तो हम जब ये देख रहे हैं कि हमने जो चारों विकल्प पढ़े उसमें हम देख रहे हैं जो 3 विकल्प हैं वो पूरी तरीके से सही हैं। तो हम ऑप्शन क्या लगाएंगे, सभी विकल्प सही हैं, क्योंकि पेशा अनुपयुक्त हो या अपर्याप्त होने पर मनुष्य को भूखा मरना पड़ता है, ये बात भी उन्होंने बताई है। जीवन भर मनुष्य एक पेशे में ही बांध देती है, ये भी सही है। जाति प्रथा जन्म से ही पेशा तय कर देती है, ये भी सही है। तो इसमें जितने ऑप्शन हैं वो सभी सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता किस कारण पड़ती है। अब वो क्या कारण है जिस कारण से मनुष्य को अपना पेशा बदलने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्या दिया है, प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, निम्न वर्ग को घृणा की दृष्टि से देखे जाने के कारण, उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास के कारण, स्वयं को उच्च वर्ग में सम्मिलित करने के कारण। तो मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसका कारण है उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास होने के कारण। क्या होता है, उद्योग धंधे जो हैं वो अपने आप को नई टेक्निक से अपग्रेड करते रहते हैं। अब इस अपग्रेडेशन में क्या होता है, जो लोग जो अंदर मजदूर काम कर रहे हैं वो उस तकनीक को अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाते, नहीं सीख पाते, तो उन्हें फिर वो काम छोड़कर किसी दूसरे काम की तरफ जाना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को अपना काम धंधा बदलने या पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है। पेशा बदलने की स्वतंत्रता के अभाव का क्या परिणाम होता है। अगर हम पेशा बदलने की स्वतंत्रता हमें न दी जाए तो इसका क्या परिणाम होगा। मनुष्य सदैव निम्न ही रहता है, मनुष्य की निरंतर प्रगति होती है, मनुष्य सदैव दूसरों को कोसता रहता है, या मनुष्य को भूखा मरना पड़ता है। अब अगर उसे पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना दी जाए तो इस कंडीशन में मनुष्य को भूखा मरना पड़ता है। क्योंकि भाई अगर हमारे पास कभी हम उस पेशे से पैसा कमाते हैं, कभी नहीं कमाते, बहुत कम ऐसे पेशे होते हैं जो हमें 12 महीना फलते हैं, यानी कि जो हमको 12 महीना पैसा कमा कर दे। मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ काम धंधे किसी समय के लिए चलते हैं, किसी समय नहीं चलते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, फिर उस पेशे में हमें अर्निंग नहीं हो पाती है। अब जब अर्निंग नहीं हो पाएगी तो खाने को नहीं मिलेगा। अब मजबूरी ये है कि पेशा नहीं बदल सकते, तो फिर भूखों मरने की ही नौबत आ जाती है। चौथा प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कथन और कारण का दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यान पूर्वक पढ़िए। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमारे पास में एक कथन दिया है, एक कारण दिया है, दोनों को पढ़ना है। फिर उसके बाद नीचे ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें जो सही है उसे टिक करना है। पहले कथन पढ़ेंगे। जाति प्रथा मनुष्य को एक पेशे में नहीं बांधती है, ये गलत है। वो उसे जाति प्रथा क्या करती है, मनुष्य को एक पेशे में बांध देती है। तो कथन ए तो पहले ही गलत हो गया। कारण में आते हैं। हिंदू धर्म की जाति प्रथा कोई और पेशा नहीं चुनने देती, तो ये सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कथन ए गलत है और कारण आर सही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं कौन सा है, कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। अब आ गए हम 5th क्वेश्चन में। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जो हमने गद्यांश पढ़ा है ना, उस पे आधार पर हमारे सामने 3 कथन रखे गए। इन तीनों ही कथन को पढ़ना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास विकल्प दिया है, केवल 3 सही है, केवल 2 गलत सही है, या केवल 1 सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इसमें से सही करना। चलिए देखें क्या दिया है। जाति प्रथा मनुष्य को एक ही पेशे में बांध देती है, बिल्कुल सही है, सही है ना। नेक्स्ट आते हैं, जाति प्रथा पेशे का पूर्व निर्धारण नहीं करती है। जाति प्रथा जब बच्चा पेट में होता है अपनी माँ के, तभी उसके पेशे का निर्धारण कर देती है, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। ऊपर लिखी कथनों में कौन सा सही है।
तो यहाँ पर जो सही हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है, हमने देखा कि सिर्फ पहला वाला सही है, बाकी दोनों ऑप्शन सही नहीं है। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 6 पे। ठीक है, 5वें में हमारे पास अपठित गद्यांश रहा, पठित गद्यांश रहा, हमने उसको पढ़ा, उस पर आधारित 5 प्रश्न दिए। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 6 पे। इसमें दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हेतु निर्देशानुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। 10 नंबर का है। तो हमारी हिंदी की जो पूरक पुस्तिका है, कौन सी, वितान भाग 2, उनके सभी अध्यायों में से हमारे सामने 10 प्रश्न रखे गए। इन 10 प्रश्न का करना है हमें। एक प्रश्न 1 नंबर का है, तो टोटल हमें मिलेंगे कितने, 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। क्वेश्चन पढ़े। सिल्वर वेडिंग कहानी के अनुसार नई पीढ़ी कैसे महत्व देती है। ठीक है, कैसे देती है, नैतिकता को देती है, समाज को देती है, भौतिकता को देती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जो नई पीढ़ी है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होती जा रही है, उसके अंदर इमोशंस इतने नहीं रह गए, तो वो किसको दे रही है, वो देती है भौतिकता को ज़्यादा महत्व देती है। नेक्स्ट आते हैं, यशोधर बाबू को अनेक बातें समहाउ इनप्रॉपर क्यों लगती हैं। अब क्या कारण है कि उन्हें ये सारी बातें, जो भी चीज़ें हैं, वो समहाउ इनप्रॉपर लगती हैं। ऑप्शन देखिए, अपनी पत्नी के मॉडर्न बनने के कारण, अपनी आधुनिकता के कारण, उनकी परंपरागत सोच के कारण, या बच्चों की सोच के कारण। तो यहाँ पर यशोधर बाबू को अनेक बातें समहाउ इनप्रॉपर इसलिए लगती हैं उनकी परंपरागत सोच के कारण, क्योंकि जो बातें किशनदास सोचते थे इतने टाइम पहले, वो आज भी उनको वो उसी तरीके से फॉलो करना चाहते हैं। तो वही चीज़, अब जैसे समय बदलता है तो चीज़ें बदलती हैं, सोच बदलनी चाहिए, लेकिन यशोधर बाबू के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि वो समय के साथ अपनी सोच को परिवर्तित नहीं कर पाए। इसीलिए बहुत सारी बातें उनके परिवार में जो घटित हो रही हैं, वो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही नहीं लगती, इनप्रॉपर सी उन्हें प्रतीत होती है। प्रश्न संख्या 3 है, यशोधर बाबू को कौन सी सवारी निहायती बेहुदा लगती है। कौन सी ऐसी सवारी की बात करिए जो निहायती बेहुदा लगती है, गाड़ी, साइकिल, स्कूटर या रेलगाड़ी। तो क्या थी जो उन्हें सबसे बेहुदा लगती थी, वो थी स्कूटर, क्योंकि उनको दी गई थी स्कूटर चलाने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। वो ऑफिस से लेकर घर तक, ऑफिस से जाते थे बिरला मंदिर, बिरला मंदिर से फिर पहाड़गंज, पहाड़गंज से अपना घर, पूरा ये प्रॉपर पैदल करते थे। ठीक है, पहले तो वो साइकिल पे चलते थे, बाद में वो पैदल आ गए, लेकिन उनको स्कूटर दी गई, लेकिन तब भी वो उसे चलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें वो सवारी पसंद ही नहीं थी। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प को चुनकर लिखिए। फिर से कथन और कारण है, एक कथन है, एक कारण है, फिर उसके बाद नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ये हमें सही विकल्प पर चुनकर लगाना है। चलिए देखिए क्या है, यशोधर बाबू की पत्नी पुराने संस्कारों वाली होते हुए भी आधुनिक बन गई थी। बात सही है भाई, थी तो वो यशोधर बाबू से विवाह करके उन्हीं के समय की, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को बदल के थोड़ा आधुनिकता में आ गई थी बच्चों के साथ। कारण आते हैं, अपने बच्चों का पक्ष लेने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें आधुनिक बना दिया था। तो हम ये कहेंगे कि ये उतना सही हमको नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सही व्याख्या है, मतलब इतना प्रॉपर नहीं। आधुनिकता उन्होंने अपने आप को बदली, लेकिन बच्चों के कारण बदली, ये हमें सही नहीं लग रहा है। लेकिन तब भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि पति के साथ इतनी जमती नहीं थी तो बच्चों के साथ आ गई वो, और ये भी एक कारण हो सकता है उनके साथ देने का, क्योंकि ये कारण कहीं पर भी चैप्टर पे नहीं बताया गया, इसलिए इसको हम सही की कैटेगरी में ही रखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखें क्या है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो हमारे सामने दिए गए हैं कितने, 4 कथन। अब इन्हें पढ़ना है तो जाहिर सी बात है इसमें जो सही है उस पर करना होगा, क्योंकि इसके विकल्प आपके सामने आगे दिए गए। सही कथन या कथनों वाले विकल्प को चयनित करना है। क्या दिया है, कथन 1, लेखक का दादा अपने पुत्र को पशु चराने की अनुमति नहीं देता था।
तो ये कौन सा चैप्टर है जहाँ पे दादा और पुत्र वाली बात हुई थी? कहानी थी जूझ। जूझ में हमारे जो लेखक आनंद यादव हैं, उनके पिताजी अर्थात दादा उन्हें पशु चराने की अनुमति नहीं देते थे। गलत है, उन्होंने तो इन्हीं सब कामों के लिए अपने पुत्र की पढ़ाई छुड़वा दी थी। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकेंड आते हैं, लेखक का दादा नहीं चाहता कि उसका पुत्र विद्यालय पढ़ना जाए। बिल्कुल सही है, उन्होंने पढ़ाई छुड़वा भी दी थी। तीसरा है, लेखक का दादा अपने पुत्र की प्रगति में बाधा बना हुआ था। ये भी सही है, भाई पढ़ेगा तभी तो प्रगति करेगा, तो ये भी ऑप्शन सही है। नंबर 4 आते हैं, लेखक का दादा चाहता था कि उसका पुत्र खेत में काम करे, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये ऑप्शन सही है। तो अब यहाँ पर आते हैं, हम देख रहे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं, सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी कि खा वाला हमारा ऑप्शन एकदम सही है। देखिए ऑप्शन, ये देखिए खा वाला ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जूझ पाठ के आधार पर राव साहब ने लेखक को क्या निर्देश दिए? तो राव साहब मतलब दत्ताजी राव ने उन्हें क्या निर्देश दिए थे? वह मन लगाकर पढ़ाई करे। दूसरा, वह कल से स्कूल जाना शुरू करे। तीसरा है, यदि उसका पिता उसे स्कूल ना भेजे तो वह उसके पास आए। तो उन्होंने ये सारे ही निर्देश दिए थे, तो हम टिक करेंगे सभी पर। ठीक है, तो क्या ऑप्शन है? सारे ही निर्देश उन्होंने दिए थे लेखक को। क्वेश्चन नंबर 7 है, जूझ पाठ के आधार पर आनंदा और उसकी मां ने राव जी को किस बात के लिए सचेत किया था? किस बात के लिए सचेत किया था? दादा को खेत में काम करने के लिए विवश करें, दादा का बाहर घूमना बंद कर दिया जाए, उन दोनों ने उनके पास आने की बात दादा को ना बताएं, ये बात कही थी, आनंदा को खेतों में काम ना करने दिया जाए। तो जब दादा की शिकायत लेकर माँ और लेखक दोनों ही गए थे दत्ताजी राव के पास, तो उन्होंने ये दत्ताजी राव से ये रिक्वेस्ट करी थी कि हम दोनों यहाँ पर आए हैं, ये बात किसी भी हाल में दादा को पता ना चले, नहीं तो वो घर में बहुत गुस्सा करेंगे और मारपीट भी कर सकते हैं। तो किस चीज़ के लिए उन्होंने कहा था? उन दोनों से उनके पास आने की बात दादा को ना बताएं, कि उनको नहीं पता चलना कि हम दोनों यहाँ पर आए थे। प्रश्न संख्या 8 है, अतीत में दबे पांव के आधार पर फसलों की ढुलाई किसके द्वारा की जाती थी? तो जो हम मोहनजोदाड़ो में जो हमें साक्ष्य मिले हैं उसके हिसाब से हमें ये पता करना है कि वहाँ पर जो अनाज, जो फसल जो उगती थी उनकी ढुलाई किस हिसाब से, ढुलाई का मतलब होता है काटने के बाद फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? हथ ठेला के साथ, ऊंट गाड़ी के, बैलगाड़ी के, या सिर पर रखकर। तो देखिए उन रास्तों पर जो निशान मिले हैं उनके हिसाब से हमें ये पता चलता है कि वहाँ बैलगाड़ी चलती थी। तो जाहिर सी बात है बैलगाड़ी लोगों को एक जगह से ले जाने के लिए भी चलती होगी और फसल की ढुलाई के लिए भी चलती होगी, क्योंकि भाई फसल बहुत होती है, तो जब बैलगाड़ी चलती है तो जाहिर सी बात है इस काम के लिए भी चलती होगी। प्रश्न संख्या 9 है, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर मोहनजोदाड़ो में सिंधु नदी कितनी दूर पर बहती थी? यानी कि मोहनजोदाड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती थी? 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर? तो ये चीज़ कितने किलोमीटर पर थी? वो 5 किलोमीटर दूर पे बहती थी। अब आ गए प्रश्न संख्या 10 पर, क्या है? अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर सिंधु सभ्यता की तस्वीरें उतारते समय दृश्यों के रंग उड़े हुए से क्यों प्रतीत होते थे? क्या कारण था कि जब उन दृश्यों के हम तस्वीर उड़ाते थे तो थोड़ा उड़े उड़े से रंग लगते थे, नेचुरल चीज़ नहीं आती थी। चौंधियाती धूप के कारण, खेतों के हरेपन के कारण, पारदर्शी धूप के कारण, या धूल उड़ने के कारण? तो इसका कारण होता था बहुत ज़्यादा तेज चौंधियाती धूप होती थी, इसलिए कलर्स फेड हो जाते थे। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 7 पे। यहाँ क्या दिया गया है देखिए, यहाँ प्रश्न संख्या 7 से हमारा शुरू हो रहा है खंड बा। खंड आ खत्म हो गया, जो टोटल आपका बहुविकल्पीय खंड था वो हमने सारे प्रश्न कर दिए। अब हम आ गए खंड बा में, जहाँ पर हमारे पास आया है वर्णनात्मक। यहाँ पर अब सारी ही क्वेश्चंस के आंसर हमें डिटेल से देने होंगे। ध्यान से पूरा पैटर्न देखिएगा, क्योंकि एग्जाम इसी अनुसार आना भी है आपका। तो प्रश्न संख्या 7 से आपका शुरू हो रहा है वर्णनात्मक खंड, यानी कि खंड बा।
खंड बा में पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से एक विषय पर लेख लिखना है। अब हमारे सामने आ रहा है रचनात्मक लेख लिखना। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको एक करना है। तो पहला आपको दिया गया है, यहाँ पर जो भी आप करेंगे उसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, जो कोई भी आपको करना है। तो पहला ऑप्शन है, बदलते समय रीति रिवाज विषय पर रचनात्मक लेख लिखिए। यानी कि समय के साथ बदलते रीति रिवाजों पर आपको एक रचनात्मक लेख लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, उत्तर देंगे बदलते सामाजिक रीति रिवाज। ठीक है, समय के साथ समाज में बदलाव होना स्वाभाविक है। सामाजिक रीति रिवाजों के बदलते मोड़ न केवल समाज के विकास का प्रतीक होते हैं, बल्कि ये हमारी सोच और दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाते हैं। इसीलिए हमें इन सामाजिक परिवर्तनों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनके साथ चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। पहले के समय के सामाजिक रीति रिवाज और आज के समय के बीच में बड़े ही महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। देखिए, समय के साथ क्या है, रहन सहन, खान पान, हमारी हर एक चीज़ की बहुत हद तक चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अब इन चेंजेस के साथ हमारे रीति रिवाज भी बदलते हैं। देखिए, रिवाज वही रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, मगर उनको फॉलो करने का तरीका थोड़ा सा तब्दील हो जाता है। परंपरागत परिप्रेक्ष्य में देखें, हमारे पूर्वज विवाह, परिवार और समाज के अन्य क्षेत्रों में अनुशासन और परंपरा का पालन करते थे। तो जो चीज़ें बनाई गई हैं उसी से आपको चलना है और कड़ाई से उनका पालन होता था। लेकिन आज के समय में लोग अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता की प्राथमिकता देते हैं और इसके परिणाम स्वरूप वो अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में बदलाव करते हैं। यानी कि देखिए, अब उस समय क्या होता था, हम इनको पूरा जैसा था वैसे ही पालन करते थे। जैसे समय बदला, हमारे हर एक चीज़ के तरीके बदले, तो हमने अपनी सुविधा अनुसार इनमें तब्दीलियां शुरू कर दी। विशेषकर स्त्री पुरुष समानता के क्षेत्र में बड़ा सामाजिक परिवर्तन आया। पहले स्त्रियों को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन आज समाज में हर क्षेत्र में वो बराबरी से कार्य कर रही हैं। महिलाएं अब अपने करियर को अपनी प्राथमिकता में रखती हैं और वे समाज के हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही हैं। इसके साथ ही विवाह, बच्चे पालने और परिवार के मामलों में भी बदलाव हुआ है, क्योंकि पहले क्या होता था, घर देखना, परिवार देखना, बच्चे पालना, ये सारा काम स्त्री का होता था। लेकिन जब स्त्री घर से बाहर निकलने लगी, कार्य करने लगी, तो ये जो है स्त्री पुरुष में बराबर के रूप में काम बंट गया। घर संभालना हो, बच्चे देखना हो, परिवार देखना हो, अब दोनों ने मिलकर ये सारे काम करने शुरू कर दिए हैं। आजकल कई लोग विवाह के बिना भी एक संबंध बना रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। और वे अपने बच्चों को सिंगल पेरेंटिंग में पालते हैं। विवाह के बिना भी बच्चे पैदा हो रहे हैं और फिर सिंगल पेरेंट होकर उनका पालन पोषण भी कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या था, अगर आपको बच्चे की पैदाइश है तो विवाह ज़रूरी होता था, लेकिन आज इनमें थोड़ा सा बदलाव हो गया है। सामाजिक मीडिया का आगमन भी इस सामाजिक परिवर्तन की तेजी से बढ़ा दिया है। लोग अब अपनी राय और विचारों को सोशल मीडिया पर साझा करते हैं और वहाँ पर अपने सभी समुदायों के साथ जुड़ते भी हैं। हमारी जो राय है हम अगर सब तक नहीं पहुँचा सकते तो सोशल मीडिया के थ्रू भी अब पहुँचाने का जरिया आ चुका है। इन सभी परिवर्तनों के साथ हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि ये परिवर्तन कैसे हमारे समाज और संगठन को प्रभावित कर रहा है। मतलब हमने बदलाव तो ले लिया, लेकिन इनका प्रभाव हमारे समाज पर, हमारे परिवार पर क्या पड़ रहा है। क्या हम इन परिवर्तनों का सही तरीके से संबोधित कर रहे हैं, यानी कि इनका हम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम इसके साथ सहयोग कर रहे हैं या नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमें समझना चाहिए कि सामाजिक परिवर्तन न केवल अच्छे बदलाव के साथ आते हैं, बल्कि ये चुनौतियों के साथ भी आते हैं और हमें उन्हें स्वागत करने और समझने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जो हम ये बदलाव कर रहे हैं तो ये हम अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब इनकी सुविधा में कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं, यानी कि साथ में कुछ असुविधा भी लेकर आएंगे, तो हमें विचार करने की ज़रूरत है क्या ये परिवर्तन सही है या नहीं है, ये हमारे सामाजिक ढांचे के लिए सही होते हैं या नहीं होते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर। नेक्स्ट ऑप्शन है छोटे परिवार के सुख दुख विषय पर रचनात्मक लेख लिखना है। अगर आप ये भी लिखोगे तो इसके लिए भी 6 मिलेंगे। मतलब टोटल आपको 3 ऑप्शन दिए गए, तीनों में से एक करना है। जो भी आप करोगे 6 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर छोटे परिवार के सुख और दुख। मानव सभ्यता के विकास के साथ जीवन यापन में कठिनाइयां आती जा रही हैं। आज जीवन यापन के साधन अत्यंत महंगे होते जा रहे हैं।
इस कारण परिवारों का निर्वाह मुश्किल हो रहा है। इस समस्या का मूल खोजने पर पता चलता है कि जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में जीवनोपयोगी वस्तुओं एवं साधनों में वृद्धि नहीं हुई है। यानी कि जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ी है तो हमारे जीवन जीने के लिए जो साधन है उनमें इतनी तेजी से वृद्धि नहीं हुई है, तो जिससे क्या है, हमें जीवन जीने में तकलीफ आती है। अतः हर देश के में परिवारों का छोटा रखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यानी कि पहले क्या होता था, एक परिवार में 6-6, 7-7 बच्चे होते थे, कम हुए 3 हुए, कम हुए उसके बाद अब 2 हो गए, अब और भी न्यूक्लियर हो रहा है कि एक परिवार में एक ही बच्चा इनफ है। तो धीरे धीरे क्या है, परिवारों की जो स्थिति है वो घटती चली जा रही है। किंतु छोटे परिवार के साथ सुख दुख दोनों जुड़े होते हैं। हालांकि छोटे परिवार में सुखी होने के पीछे अनेक तर्क दिए गए हैं कि भाई ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे तो इतना खर्चा नहीं होगा, बहुत सारे तर्क रहते हैं। सर्वप्रथम छोटे परिवार में सुखदायक संसाधन आसानी से उपलब्ध कराए जा सकते हैं, क्योंकि लोग कम हैं। अगर अर्निंग हो रही है, अब एक अर्निंग को अगर हम 7 लोगों के परिवार में बांटेंगे तो जाहिर सी बात है संसाधन कम कम मिलेंगे। लेकिन अगर उस परिवार में खाली 3 लोग होंगे, माता पिता और एक बच्चा, तो जाहिर सी बात है लोगों के हिस्से में ज़्यादा चीज़ें आएंगी और हम ज़्यादा सुखी रह सकते हैं, है ना, वो चीज़ है। यदि कोई कठिनाई आती है तो उसका निराकरण अधिक कठिन भी नहीं होता है। यानी कि कोई तकलीफ आई तो आसानी से हो जाएगा। बड़े परिवार के लिए स्थितियां अत्यंत विकट हो जाती हैं। आधुनिक समय में रोजगार, मकान आदि की व्यवस्था बेहद महंगी होती जा रही है। इन्हीं सब कारणों से छोटा परिवार सुखी माना जाता है। इसके अलावा अन्य कई तरह के फायदे हैं एक छोटे परिवार से, बहुत सारे हैं। जितने कम लोग हैं उतनी ज़्यादा हमें परेशानियां नहीं होती हैं। वहीं दूसरी तरफ छोटे परिवार में अनेक प्रकार की खामियां भी होती हैं। छोटे परिवार में सुविधाएं होती हैं परंतु अपनापन नहीं होता, क्योंकि सब अपने अपने में आप में बिजी हैं, तो इसलिए वो एक नज़दीकियाँ नहीं रह पाती हैं। छोटे परिवार का व्यक्ति सामाजिक नहीं हो पाता है, वो जल्दी लोगों से घुल मिल नहीं पाता है। वह अहंग भाव से पीड़ित होता है, उसके अंदर अहंकार होता है, क्योंकि हर एक चीज़ उसको होलसेल अकेले मिल रही है, तो क्या होगा, उसके अंदर वो अहंग पनप जाता है। इसके अलावा बीमारी या संकट के समय जहां बड़े परिवार की ज़रूरत होती है, छोटा परिवार कभी खरा नहीं उतरता है, क्योंकि बीमारी के समय हमें अक्सर जो है बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। अब हम आ गए तीसरे ऑप्शन में, मेरा प्यारा भारत विषय पर रचनात्मक लेख लिखना है। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, भारत जिसे हम अपना ग्रह कहते हैं वह एक ऐसा देश है जिसका इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य हमें गर्व और प्रेरणा देता है। यहाँ की विविधता, समृद्धि और ऐतिहासिक महत्व के कारण भारत दुनिया में अनुपम है। इस लेख में भारत के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे, उसके महत्व को समझेंगे। भारत का इतिहास एकमात्र उसके व्यक्तियों की जीवन काल से ही नहीं बल्कि यहाँ के विविध सम्राटों, धर्म गुरुओं और महान व्यक्तियों के योगदान से भी बना है। मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश आवास, ये सभी इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय। हमारे देश में इन सभी का आगमन हुआ तो इन सभी ने हमारे देश के इतिहास में कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी दर्ज जरूर करा ली है, जिन्होंने भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास को प्रभावित किया। भारतीय संस्कृति भी एक विशेष बात है जो यहाँ के लोगों की भावनाओं, धार्मिकता और समृद्धि का प्रतीक है। हमारे देश के विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हैं और सभी को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलती है। यह एक ऐसा देश है जहां धर्म, भाषा और संस्कृति की विविधता होती है, लेकिन सभी को एक साथ जीने का तरीका मिल गया है। इतने सारे विविध लोग रहते हैं और सभी अच्छे से रह रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हमने इन सभी को मिलजुल कर रहना सीख लिया है। भारत की प्राकृतिक सौंदर्य भी बेहद आकर्षक है। आप जाइए राजस्थान चले जाइए, साउथ में केरल वगैरह चले जाइए, आप पहाड़ों में उत्तर में की तरफ पहाड़ों में चले जाइए, तो मतलब हर जगह का परिदृश्य पूरी तरीके से बदला है। बंगाल में आप बंगाल की खाड़ी की तरफ आप जाइए, वहाँ सुंदरबन के बैनरूप्स वगैरह हैं, आसाम है, मिजोरम है, इन तरफ जाइए, आपको मतलब हर जगह का परिदृश्य मतलब सुंदरता अलग अलग तरीके से है और बेहद सुंदर है। हमारा देश विविध जलवायु, प्राकृतिक खेल, जंगलों की सुंदरता और प्राचीन धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर गंगा और यमुना की पवित्रता तक भारत में प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय संग्रह किया है। भारत के लोगों की मित्र भावना, समाजशास्त्र और विविधता के प्रति प्रतिबद्धता का यह देश को एक अद्वितीय स्थान है। चाहे जहां आप जाइए आपको अलग ही चीज़ें देखने को मिलेंगी।
हमारे देश के विभिन्न भागों में विविध भाषाएं, भोजन और समरसता का आदान प्रदान होता है। इस लेख के अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत मेरे लिए सिर्फ एक देश नहीं बल्कि यह मेरी पहचान है, मेरा गौरव है, मेरा प्यार है। इस देश में हमारा कर्म, संस्कृति और इतिहास है जो हमें एक दूसरे के साथ जीने का तरीका सिखाता है। इसीलिए मैं हमेशा अपने प्यारे भारत के प्रति कृतज्ञ रहता हूं और इसके उत्थान और पतन में भाग लेने के लिए समर्थन करता हूं। जय हिंद। तो देखिए, रचनात्मक लेख जो भी होगा उसमें हमें आत्मपरक शैली लिखनी पड़ती है, जिसमें अपने आप को हमें शामिल करना पड़ता है। जबकि मेरा प्यारा देश भारत देश एक ऐसा लेख था जहां हमें भारत के बारे में बताना था, लेकिन देखिए इसमें भी हमने आत्मपरक शैली को शामिल किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, रचनात्मक लेख एक निबंध नहीं होता, अनुच्छेद नहीं होता, ये एक आत्मपरक शैली में लिखा जाता है। तो इसमें हमेशा अपने आप को या मैं जैसे शब्दों का शामिल होना जरूरी होता है। अब है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर देने हैं। अब हमारी जो बुक है ना, अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें से हमारे सामने प्रश्न आए हैं और इन प्रश्नों में से हमें मतलब कितने 3 प्रश्न दिए गए हैं और हमें सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। तो जाहिर सी बात है एक प्रश्न कितने का होगा, 4 मार्क्स का होगा। तो फिर ये आपका 4 मार्क्स का पूरा है। तो जब हम 2 प्रश्न करेंगे तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल 3 क्वेश्चन आपको दिए गए, 3 में से 2 करने, 2 नंबर का एक क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन है, कहानी के नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहले आते, देखिए कहानी से हम नाटक, जो कि कहानी तो लिख ली जाती है और जब उसे हम नाटक में बदलते हैं तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहानी सिर्फ एक तरफा माध्यम है, मतलब हम उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम नाटक करते हैं तो नाटक का मंचन किया जाता है, उसे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो उसमें संवाद बोले जाते हैं, एकदम सीधा प्रसारण लाइव होता है। तो उसमें लिखते समय में कई चीज़ों में बदलाव करना पड़ता है और उनमें समस्याएं भी आती हैं। अब वो समस्याएं क्या हैं, देखिए, कहानी के नाट्य रूपांतरण में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इनमें से कुछ समस्याएं शामिल हैं। पटकथा का संक्षिप्त करना, यानी कहानियाँ लंबी लंबी होती हैं, उन कहानियों को जब हम पटकथा में बदलते हैं तो उन्हें छोटा करना पड़ता है, क्योंकि इतनी लंबी कहानियों को हम नाट्य रूपांतरण नहीं कर सकते। चरित्रों की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखना, यानी कि चरित्र की जो पोजीशन है उसे हम एज इट इज सही तरीके से उतार सकें। स्थान, समय और संगठन में परिवर्तन करना, भावनाओं और वातावरण का बदलाव करना, नाटकीय दृश्यों को अभिव्यक्ति करना, इन समस्याओं का सामना करके नाट्य रूपांतरण करना कला और दृष्टांत का मिलान करने का काम करता है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपसे सिर्फ 2 मार्क्स का पूछा गया है। अब 2 मार्क्स में हम कितना लिखेंगे, 25 से 30 शब्दों से ज़्यादा हमें नहीं लिखना होता। लेकिन जब अगर यही क्वेश्चन आपसे बोला जाए 50 से 60 शब्दों में लिखना है और 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो उस कंडीशन में आप इन समस्याओं को पॉइंट्स में अलग अलग दे देना। हमने तो सिंपल अभी आपको 1-1, 2-2 शब्दों में दे दिया, लेकिन जब आपको बड़ा करके पूछा जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, इसे जो है आप अलग अलग पॉइंट्स में देना, तो वो अपने आप से 50 से 60 शब्दों के अंतर्गत आ जाएगा। अब अथवा करके हमें दूसरा करना है, ठीक है, दिया गया ना प्रश्न। अब आपको एक प्रश्न, इसमें से दोनों में से एक प्रश्न करना है। क्या दिया है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। जो पत्रकारिता हम ऐसे करते हैं उसे इंटरनेट के थ्रू जब किया जाए तो वो इंटरनेट पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। इसको लिखेंगे कैसे, इंटरनेट पर विभिन्न खबरों का आदान प्रदान और अलग अलग खबरों का प्रकाशन ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ 1982 के आसपास में हुआ। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1993 में हुई। आज के समय में तमाम अखबार और पत्रिकाएं जिन्हें हम इंटरनेट पे आसानी से पा सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक इंटरनेट पत्रकारिता है जो प्रभा साक्षी, जो सिर्फ इंटरनेट पर प्रकाशित होती है, उसका मुद्रण नहीं किया जाता, यानी कि उसे हम छपाई नहीं होती है, वो सिर्फ इंटरनेट पर प्रकाशित होती है। अब उसके बाद में जब नेक्स्ट प्रश्न आया तीसरा वाला, अब तीसरा और चौथे इन दोनों में से आपको एक करना है। क्या है,
नाटककार और रचनाकार के साथ साथ कुशल संपादक के गुणों की अपेक्षा क्यों की जाती है? नाटककार में एक रचनाकार तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन कुशल संपादक भी होना चाहिए। तो ये बात क्यों अपेक्षा की जाती है, क्या कारण है? देखिए, नाटक भी अपने आप में एक रचना अगर अच्छे से नहीं की जाए ना, तो वो अच्छे से आप उसको व्यक्त नहीं कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है, अगर वो संपादक अच्छा है तो नाटक अच्छा लिख भी पाएगा। नाटककार में रचनाकार के साथ साथ कुशल संपादक के गुणों की अपेक्षा इसलिए की जाती है क्योंकि संपादक नाटक के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संपादक द्वारा कार्यरत गुणों की मदद से नाटक को सुव्यवस्थित और संगठित बनाया जाता है। वह चरित्रों के विकास, निबंधन, भाषा और प्रदर्शन को सुधारता है ताकि नाटक दर्शकों के मनोरंजन और संदेश को सही ढंग से पहुंचा सके। तो मतलब उसका मेन जो काम क्या होता है, नाटक लिखना ही नहीं हो जाता, ये नहीं कि नाटक लिखकर छोड़ दिया। अब उस नाटक का जब उसने लिख दिया, लिखने के बाद उसे ये भी देखना है कि इसे हमें मंच पर प्रदर्शित करना है। तो लिखने के साथ उसे देखना है कि जब इसको हम मंचन करते हैं तो कई ऐसी बातें हैं जो हमें सोचनी पड़ती हैं कि किस तरीके से इसकी भाषा होनी चाहिए, किस तरह से प्रबंधन होना चाहिए, कितने दृश्य लगने चाहिए। जब वो ये सारी चीज़ों की नॉलेज रखेगा तो नाटक अच्छी तरीके से लिखा जा सकता है। इसीलिए उसे एक अच्छे संपादक की भी, एक जो अच्छे कुशल संपादक के भी गुणों की अपेक्षा की जाती है कि वो अच्छा संपादक भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका, अब इन दोनों में से आपको एक करना था, 3 और 4 में से एक करना है। क्या है? विशेष लेखन के लिए प्रयुक्त भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? अब विशेष लेखन के लिए जब करते हैं तो उसकी भाषा शैली का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब ये शैली किस तरीके की होनी चाहिए? विशेष लेखन की भाषा शैली सामान्य शैली से अलग होती, क्योंकि सामान्य शैली का मतलब क्या हो गया, जैसे विशेषीकृत रिपोर्टिंग हुई या आपकी बीट रिपोर्टिंग हुई, सेम वही चीज़ है। तो विशेष लेखन क्या होता है? कोई उस फील्ड में विशेषज्ञता हासिल किया हुआ व्यक्ति ही उस लेख को लिखता है, यानी कि उसकी नॉलेज जो है वो एक सामान्य लेखक से कहीं ज़्यादा है। अब जैसे मैं है, मुझे अगर ये बोला जाए कि आप देश के रक्षा मामलों पर कुछ टिप्पणी कीजिए, तो अभी जो हाल ही के करंट अफेयर्स चल रहे होंगे मैं उस पर एक रिपोर्ट बना दूंगी। लेकिन अगर एक रक्षा विशेषज्ञ से कहा जाएगा कि आप टिप्पणी कीजिए, तो वो बहुत ही डिटेल में बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके बारे में अच्छे से जानता है, विशेषज्ञता रखता है। इसलिए जो उसका लेखन होगा वो मुझसे कहीं अच्छे तरीके से लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस क्षेत्र की जितनी भी तकनीकी शब्दावली है उनसे अच्छी तरह वाकिफ है, तो वो अच्छी तरीके से लिख पाएगा। मैं इतनी तरह अच्छी वाकिफ नहीं हूँ, तो इसलिए मैं सतही आपको नॉलेज दे पाऊंगी। विशेष लेखन करते समय संवाददाता को संबंधित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जैसे मान लीजिए क्रिकेट के क्षेत्र में अगर किया जा रहा है रिपोर्टिंग, तो ये पता होना चाहिए कि बाउंसर क्या है, ओवर द विकेट क्या है, वाइड क्या है, हिट विकेट क्या है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो शब्दावली हैं वो उसकी टेक्निकल जो शब्दावली होती है, तकनीकी शब्दावली होती है, वो होती है। अब जिसको मैच में, क्रिकेट मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो क्या जानेगा ओवर द विकेट क्या होता है, पावर प्ले क्या होता है, ये सारी चीज़ों की नॉलेज तो वो नहीं रख पाएगा ना। तो जाहिर सी बात है विशेष लेखन जब वो व्यक्ति करेगा तो उसे तकनीकी शब्दावली का पता होगा और लिखते समय वो इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि उन्हें वो दर्शकों को सही तरीके से बता भी, जो पाठक हैं वो सही तरीके से उन्हें समझ भी पाएँ। तो ये लिखने की जिम्मेदारी उस विशेष लेखन के विशेष लेखक के पास में आ जाती है। तथा पाठकों को भी उस शब्दावली से अवगत कराना होता है ताकि वे उसकी बात को समझ सके। जैसे शेयर की रिपोर्ट लिखते समय सेंसेक्स आसमान पर, रिकॉर्ड टूटे, सेंसेक्स लुढ़का, तो ये शब्दावली जो है, सेंसेक्स लुढ़क के मतलब क्या आ गया, बिल्डिंग टूट के गिर तो नहीं गई ना सेंसेक्स की, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो सेंसेक्स लुढ़कने का मतलब क्या है, कई ऐसी कंपनीज हैं जिनके शेयर्स डाउन में चले गए, जिससे काफ़ी लोगों को लॉसेज हो जाते हैं, तो इसलिए बोला जाता है सेंसेक्स लुढ़का। अब आ गए प्रश्न संख्या 9 पर। देखिए क्या है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर हमारे सामने 3 प्रश्न रखे गए हैं, 3 में से 2 प्रश्न करने हैं। अब आपको ये मिलेंगे इसके लिए 6 मार्क्स, यानी कि जब आप एक प्रश्न करोगे तो वो होगा आपका 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का, ठीक है। तो आते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 1 है, फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं?
जो अलग अलग पत्रकार कंपनियों के लिए अलग अलग मानदेय पर काम करता है, अब पैसे के हिसाब से, भुगतान के हिसाब से वो कार्य करता है। तो इसमें क्या आंसर है? फ्रीलांसर पत्रकार किसी पत्र या पत्रिका में नौकरी नहीं करता, बल्कि वह किसी भी समाचार पत्र को लिखकर पारिश्रमिक प्राप्त कर सकता है। यानी कि वो एक ही समय में कई न्यूज़ एजेंसीज के लिए एक साथ काम कर सकता है, और जैसे मान लीजिए उसने कहीं पर बहुत सारी खबरें एकत्र करी हैं अलग अलग तरीके से, तो वो एक खबर को एक न्यूज़ एजेंसी को दे सकता है, दूसरी को दे सकता है, तीसरी को दे सकता है, और वो एक ही समय में अलग क्या कहते हैं कई एजेंसीज के लिए काम कर सकता है। मगर ये सिर्फ भुगतान बेसिस पे होता है, कौन सी कंपनी कितना भुगतान कर रही है, तो ये होता है आपका फ्रीलांसर। नेक्स्ट आते हैं फोन इन का आश्रय समझाइए। फोन इन क्या होता है? समाचार जो प्रसारण होते हैं उनके चरणों में से ये एक चरण होता है, जिसमें सबसे पहले आपका क्या आता है? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, फिर उसके बाद ड्राई एंकर, फिर आता है फोन इन। तो ये क्या होता है? जो रिपोर्टर आपका घटना स्थल पर मौजूद है वो फोन के जरिए एंकर को घटना की सारी जानकारी प्रदान करता है। तो इस चरण को फोन इन कहा जाता है। तब अब तक जो है घटना के एक भी दृश्य जो है वो किसी को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। फोन इन कार्यक्रम रेडियो या टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले वे कार्यक्रम होते हैं जिनमें किसी सामाजिक, सांस्कृतिक और जागरूकता कार्यक्रम में दर्शकों को फोन करके जानकारी ग्रहण करने या अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि यहाँ पर कोई भी जो भी रिपोर्टर है वो उसके जरिए आपको जानकारी दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली की विशेषता का उल्लेख कीजिए। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की आज की सबसे प्रचलित शैली है, जो 3 भागों में विभक्त होती है, इंट्रो, बॉडी और समापन। ठीक है, इसे आपको बताना है। तो यहाँ क्या दिया है? उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सर्व प्रचलित शैली है जो कथ्यात्मक शैली के विपरीत क्रम में काम करती है। कथ्यात्मक शैली क्या होती है? जिसमें हम घटना जिस क्रम से घट रही है उस क्रम के अनुसार हम वहाँ पर समाचार लिखें। लेकिन जब हम उल्टा पिरामिड शैली होती है तो जो खबर सबसे महत्वपूर्ण है उसे हम सबसे पहले बता देते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण सूचना पहले व कम महत्वपूर्ण सूचना बाद में प्रस्तुत की जाती है। कथ्यात्मक शैली में महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि क्लाइमेक्स मध्य या अंत से पूर्व रखे जाते हैं, जबकि उल्टा पिरामिड शैली में प्रारंभ में ही चरमोत्कर्ष दे दिया जाता है, मतलब जो मेन घटना घटी है वो सबसे पहले दे दी जाती है। इस शैली में लिखित समाचार के 3 भाग होते हैं, इंट्रो यानी कि मुखड़ा, बॉडी और समापन। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा मार्किंग का आता है, ज़्यादा वर्ड लिमिट का आता है, तो आप उसको इसी तरीके से आप इन तीनों पॉइंट्स को क्लियर कर देंगे, इसमें आने वाले ककार बता देंगे और इस तरीके से ये जो आंसर है ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 क्वेश्चन पे क्या आ रहा है? देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं। अब नीचे हमारे सामने आप देख रहे हो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो आरोह बुक के काव्यखंड से प्रश्न आया है। किससे है? काव्यखंड से है। तो उसमें से आपके सामने रखे गए हैं 3 प्रश्न और करने हैं आपको 2 प्रश्न। ये रहेगा आपका 6 मार्क्स का, यानी कि 3 नंबर का 1 प्रश्न है। कितना? 3 मार्क्स का 1 रहेगा, तो 2 करोगे तो 6 मार्क्स हो जाएंगे। क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कवि की किस विशेषता का पता चलता है? उन्होंने कई जगह जो है वो जल्दी जल्दी जो है ये शब्द कई बार मतलब यूज़ किया है और आवृत्ति ली है। तो ऐसा करने के कारण जो है कवि की किस विशेषता का पता चल रहा है आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन आंसर क्या देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति, यानी कि इस पूरी पंक्ति की आवृत्ति उन्होंने कविता में कई बार करी है कि आवृत्ति से प्रकट होता है कि प्रेम में डूबे और लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले मनुष्य को समय बीतने का पता नहीं चलता है। ठीक है, यानी कि अगर हम प्रेम में हैं और हमारा एक टारगेट है कि हमें जल्दी ये काम करना है, तो उस दौरान आप देखोगे समय बहुत जल्दी व्यतीत होता है। अब इसको हम ऐसे प्रैक्टिकली आपको अगर हम समझाएं तो ये सोचो कि आपका फेवरेट टाइम आजकल के बच्चों का खास तौर से है, मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे और रील्स देखना। रील्स देखने में समय कब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बीत जाता है हमें नहीं पता चलता। अब पढ़ाई की किताबें लेकर बैठो, किताबें लेने में 15 मिनट ही लगता है, जैसे लगता घंटों पढ़ लिया है।
तो कारण ये है कि जब हमें कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है और हमें जल्दी करना है तो उसमें हमें समय का पता नहीं चलता है, ठीक है। तो वही चीज़ इन्होंने बताया, यहाँ पर 2 लोगों का बताया गया था, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उसमें क्या कहते हैं, चिड़िया का वापस घोंसले में आने की बात की गई थी। पथिक जो है वो जल्दी जल्दी घर जाना चाहता है। तो कई चीज़ें इसमें बताई गई थी ना कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो पथिक को क्या जल्दी थी, उसे जल्दी घर पहुंचना है, शाम होने वाली है। दूसरा वही चीज़ चिड़िया के साथ था, चिड़िया भी घर पहुंचना चाहती थी, क्यों, क्योंकि शाम होने वाली थी, उसके बच्चे उसके घर में इंतज़ार कर रहे थे, तो इसलिए उन्हें तीव्रता थी, इसलिए उनका समय जल्दी बीत रहा था। जैसे गंतव्य का स्मरण पथिक के कदमों में स्फूर्ति भर देता है, वैसे ही प्रेम में डूबे जन को भी दिन के ढलने का एहसास नहीं होता है और वह शीघ्र ही अपनी मंजिल पाना चाहता है। तो प्रेम में डूबा मनुष्य यानी कि वो चिड़िया है जो अपने बच्चों के प्रेम में डूबी है और जल्दी घर पहुंच जाना चाहती है। नेक्स्ट है, हमारे पास कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिसकी हमको व्याख्या करनी है। तो व्याख्याएं मैंने आपको सभी काव्य पंक्तियों की समझाई हैं। यहाँ क्या दिया है, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वो भाषा में बेकार घूमने लगी। तो ये क्या था, 2 कविताएं थी, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। तो यहाँ पर जो है बात सीधी थी पर, ये कविता कुंवर नारायण जी की थी, हम लोगों ने पढ़ी है। अब इन पंक्तियों की आपको व्याख्या करनी है। कवि कहते हैं कि एक बार वह सरल कथ्य की अभिव्यक्ति करते समय भाषा को अलंकृत करने के चक्कर में ऐसा फंस गया कि वह अपनी मूल बात को प्रकट ही नहीं कर पाया। जिस प्रकार जोर जबरदस्ती करने से कील की चूड़ी मर जाती है और तब चूड़ीदार कील की चूड़ी विहीन कील की तरह ठोक देते हैं। पेच को जब उसकी चूड़ी मर गई तो क्या होता है, हम उसको रखते हैं और उसे ठोक देते हैं। अब वो उसकी चूड़ी मर गई, अब वो फिट नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे, उसे हथौड़े से एक तरह से कील की तरह गाड़ देंगे। उसी तरह कथ्य के अनुकूल भाषा के अभाव में कथन का प्रभाव नष्ट हो जाता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तब उस समय जो बात हम कह रहे हैं वो अपने अर्थ को खो चुकी होती है, क्योंकि हम भाषा के चक्कर में उस बात को इतना घुमा चुके हैं कि जो बात हम कहना चाह रहे थे वो ना जाने कहाँ से कहाँ चली गई। उस कथन में तब हमें बात को बीच में ऐसे ही छोड़ देना पड़ता है, अर्थात कील की तरह ठोक देना पड़ता है। प्रश्न संख्या 3 है। अब क्या था, उहाँ राम लक्ष्मण निहारे बोले वचन मनुज अनुसारी। तुलसीदास द्वारा रचित उपयुक्त पंक्तियों का भाव स्पष्ट करते हुए अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर क्या था, राम लक्ष्मण मूर्छा और राम मिलाप, यानी कि जब मेघनाद के तीर से लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे और उनको गोद में लेकर राम जिस प्रकार से विलाप कर रहे थे, उस समय वो प्रभु ना होकर एक नॉर्मल यानी कि एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप कर रहे थे, जो अपने भाई के विछोह में बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में था। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए, यहाँ पंक्तियां मानव जीवन के मूल्यों का विवरण करती हैं। ये पंक्तियां व्यक्ति को संयम, सद्भाव, न्याय, धैर्य, सामर्थ्य और साझा बंधुत्व की महत्वपूर्णता सिखाती हैं। इन गुणों के पालन से व्यक्ति संतुष्ट, समर्पित और अनुशासित जीवन जी सकता है, जो सामाजिक और मानविकी समृद्धि का आधार बनता है। तो उहाँ राम लक्ष्मण निहारे बोले वचन मनुज अनुसारी, यानी कि राम जी जो हैं वो क्या कर रहे थे, लक्ष्मण को निहारते हुए एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप कर रहे थे। तो एक ईश्वर, अब राम जी क्या थे, ईश्वर थे, उन्हें ये था, वो उनको, क्योंकि उनको अपनी ईश्वरता का ज्ञान नहीं था, तो अपने भाई के चले जाने के, उनके बेहोश होने के और एक डर की आशंका में वो इस तरीके से विलाप कर रहे थे जैसे कि एक साधारण मनुष्य। तो एक मनुष्य के अंदर ये सारे ही अगर रूप आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि वो एक अच्छा जीवन व्यतीत करता है। अब है प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास फिर हमारी काव्य पंक्तियों पर ही आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने। अभी हमारा 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा था, इसका मतलब था कि उसका हमें आंसर 40 से 50 शब्दों में देना था, लेकिन अब आ रहा है यहाँ पे 2 नंबर का एक आंसर है, यानी कि हमें 25 से 30 शब्दों के अंदर इसका आंसर देना है। तो 3 दिए गए हैं, 3 में से हमें 2 करने हैं। ये भी हमारी काव्य खंड से ही लिया गया है। क्या प्रश्न है, रुबाइयों के आधार पर बताइए कि माँ द्वारा बच्चे को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है।
फिर यहाँ पर दिया गया है फिराक गोरखपुरी जी की जो रुबाइयाँ हैं उनमें किस तरीके से माँ जो है वो बच्चे को बार बार उछाल रही है, हवा में झूले झुला रही है, जिससे बच्चा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर आंगन में खड़ी है। कभी वह उसे अपने हाथों पर झुलाती है तो कभी हवा में उछाल उछाल कर प्रसन्न करती है। बच्चा भी माँ के हाथों में झूले में झूलता हुआ खिलखिलाकर हंस रहा है। माँ वात्सल्य भाव के साथ बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है। इसके बाद वह उसके उलझे बालों में कंघी कर उसे सुंदर बनाती है। माँ बच्चे को अपनी घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाती है। बच्चा भी अपनी माता की गोद में प्रसन्न रहता है। तो किस तरीके से उसको प्रसन्न करने के सारे कार्य कर रही है एक माँ। दूसरा प्रश्न है, आपके जीवन में शरद ऋतु का क्या मायने रखती है? शरद ऋतु, या ठीक है, तो शरद ऋतु क्या मायने रखती है ये बताना है। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर वो आपका पतंग कविता से ये प्रश्न है, क्योंकि वहाँ पर क्या था, शरद ऋतु का आगमन हो रहा था उससे। अब क्या है, मेरे जीवन में शरद ऋतु बहुत मायने रखती है। शरद ऋतु में ग्रीष्म ऋतु की तरह अधिक गर्मी नहीं पड़ती, भादों के समान अधिक बारिश नहीं होती। इस समय ठंड तो होती है जो बहुत अच्छी लगती है, ना ज़्यादा बहुत ठंड है ना गर्मी है, एक साधारण सा मौसम होता है। क्योंकि देखिए शरद ऋतु कब शुरू होती है, वर्षा क्या कहते हैं, सबसे पहले आपका आता है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु। शरद ऋतु में हल्की हल्की सी ठंडक शुरू हो चुकी होती है, सुबह शाम की ठंडक होती है। तो ये क्या रहता है ना कि ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, तो इस मौसम में हमें बाहर खेलना हो, घूमने जाना हो, सभी कुछ अच्छा लगता है। वातावरण सुंदर तथा मस्ती से भरा होता है। इस ऋतु के आगमन के साथ ही हमारे जीवन में उत्साह का संचार होता है। प्राकृतिक वातावरण सुहावना हो जाता है। शरद ऋतु स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है। धूप का मज़ा भी इस ऋतु में उठाया जाता है। शरद ऋतु अपने साथ त्योहारों की बहार लेकर आती है। दीपावली, दशहरा, नवरात्र, दुर्गा पूजा, भाई दूज, क्रिसमस आदि इस ऋतु में ही आने वाले प्रमुख त्योहार हैं। तो समझ में आया, दीपावली कब आती है, वो कार्तिक मास में पड़ती है, जो शरद ऋतु पे ही आती है। तो इस तरीके से इन पूरी ऋतु में आपके त्योहार आगमन हो जाते हैं। इस ऋतु में खाने के लिए विभिन्न प्रकार की सब्जियां उपलब्ध हो जाती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह ऋतु उत्तम होती है, क्योंकि इस ऋतु में पाचन शक्ति मजबूत होती है। तो ये ऋतु बहुत ही अच्छी रहती है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। क्या है, उषा कविता में कवि ने किस जादू के टूटने का वर्णन किया है? कौन सा जादू जो है वो टूट रहा है? यानी कि सूर्योदय होते ही उषा का जादू टूट जाता है। उषा काल जो है वो अति सुंदर, क्योंकि इस कविता में हमने उषा काल का ही वर्णन किया है, और जैसे ही सूर्योदय हुआ वो उषा की जो एक जादू होता है वो समाप्त हो जाता है। तो कह दिया, कवि ने नए नए उपमानों के द्वारा सूर्योदय का सुंदर वर्णन किया। ये उपमान सूर्य के उदय होने में सहायक है। कवि ने इनका प्रयोग गतिशीलता के लिए किया है। सूर्योदय होते ही ये जादू टूट जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने जितने भी उपमान लिए हैं, उपमान में क्या है, गीला चौका है, स्लेट पर लाल चौक है, आपका सिल पर लाल केसर है। तो इस तरीके से कई उपमान लेकर उन्होंने उषा काल का बहुत सुंदर वर्णन किया है। और ये इतना सुंदर लगता है कि जैसे ही सूर्योदय होता है, क्योंकि सूर्योदय हुआ तो ये सारी लालिमा छट जाती है, गायब हो जाती है, आसमान में सूरज दिखने लगता है सुनहरा सा, चमकीला सा। तो इस तरीके से वो लालिमा समाप्त हो जाती है, यानी कि उषा काल का जादू टूट जाता है। अब आ गए प्रश्न संख्या 12। तो प्रश्न संख्या 12 में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर देने हैं। यहाँ पर हमारे आरोह बुक के गद्य खंड से प्रश्न आए हैं। गद्य खंड के जितने अध्याय हैं उनमें से प्रश्न रखे गए हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न रखे गए हैं, आपको 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, तो 2 करोगे तो 6 मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको कोई भी वर्ड लिमिट अगर मेंशन नहीं है तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर में तो वैसे वर्ड लिमिट आएगी। मैं आपको बता देती हूँ, अगर 2 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन है तो उसकी वर्ड लिमिट रहती है 25 to 30 वर्ड्स, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो 3 मार्क्स का है तो उसकी वर्ड लिमिट आप समझ लीजिए कि आपका 40 से लेकर 50 या 60 तक की वर्ड लिमिट रहेगी। वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। चलिए, चूंकि अब इसके प्रश्न के लिए हमें मिल रहे हैं 3 मार्क्स। ओके, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? हम जब बाजार में पहुंचे और बाजार का जादू हम पे चढ़ जाए,
तो हमें हमारे अंदर क्या होता है, अरे ये सामान तो हमारे पास है ही नहीं, हम ले लेते हैं। ये भी नहीं, सामान होते हुए भी हमें वो सामान बेकार लगने लगता है या हमारे पास सामानों की कमी हो जाती है। तब वहाँ से हमें जो सामान मिलता है हम खरीद लाते हैं। खरीद कर जब घर पहुँचते हैं तब तक बाजार का जादू हमारे पर से उतर चुका होता है और हम उस सामान को जब देखें तो हमें लगता है कि अरे इस सामान की तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी, हम क्यों खरीद लाए। तो ये असर होता है बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर। तो यहाँ क्या दिया है, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार के आकर्षक वस्तुओं के मोह जाल में फंस जाता है। बाजार से इसी आकर्षण के कारण ग्राहक सजी धजी चीज़ों को की आवश्यकता ना होने पर खरीदने के लिए लालायित हो जाता है। अक्सर हम सब में से हर किसी के साथ ये हुआ है, हम मेरे साथ भी हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है। हम बाजार पहुंचते हैं और हम उसके जादू में ऐसा फंसते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास हमें ज़रूरत भी नहीं है हम वो सारी चीज़ें खरीद लाते हैं। इसी मोहजाल में फंसकर वह ऐसी गैर जरूरी वस्तुएं खरीद लेता है जो कुछ समय बाद घर के किसी कोने की शोभा बढ़ाती हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है तो वो कोने में पड़ी हुई हैं। परंतु जब यह जादू उतरता है तो उसे एहसास होता है कि जो वस्तुएं उसने आराम के लिए खरीदी थी उल्टा वे तो उसके आराम में खलल डालें, क्योंकि अब हमने इतना पैसा उसमें फालतू में बहा दिया कि वो हमें तकलीफ दे रही हैं, यानी कि वो हमारे को खलल डाल रही हैं। प्रश्न संख्या 2 है, काली मेघा पानी दे पाठ के आधार पर सूखा पड़ जाए तो लोगों के सामने किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। इस पाठ में क्या था, पाठ में आषाढ़ के जो है 15 दिन बीत चुके थे और तब भी बारिश शुरू नहीं हुई थी। अब ग्रीष्म ऋतु भाई ज्येष्ठ मास के बाद आषाढ़ आता है, आषाढ़ में बारिश शुरू हो जाती है, उसके बाद सावन और भादो का महीना आता है। तो बारिश के जो स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं आषाढ़, सावन और भादो, इसमें आषाढ़ के 15 दिन बीत जाने के बाद भी बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण से मिट्टी जो है वो सूख कर पत्थर हो चुकी थी, दरारें पड़ चुकी थी। सभी लोग गर्मी से बेहाल थे, क्योंकि पानी नहीं बरसा तो गर्मी तो बढ़ती जाएगी। जितने भी जानवर हैं, लोग हैं, सभी प्यास से परेशान थे, गर्मी से परेशान थे। यही एक कंडीशन पार्ट में बताई गई है। तो देखिए क्या है, यदि सूखा पड़ जाए तो जनजीवन अत्यंत दयनीय हो जाता है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो सूखा तो पड़ेगा ही। भाई पानी नहीं है तो फसल नहीं होगी, लोगों को पानी नहीं मिलेगा। गर्मी अपना भयावह रूप दिखाती है। शहरों में लोग गर्मी के कारण तड़पने लगते हैं, नलों में पानी की एक भी बूंद नजर नहीं आती। गांव में खेतों की मिट्टी सूख कर पपड़ी बन जाती है। लू के प्रभाव के कारण व्यक्ति तथा पशु पक्षी सभी बीमार पड़ जाते हैं। पानी के अभाव में पशु भी मरने लगते हैं और पर्याप्त मात्रा में पानी ना मिलने से खेतों के अन्न की उपज भी नहीं हो पाती है, जिसके कारण भूखमरी फैल जाती है। अब जाहिर सी बात है, अगर खेती नहीं होगी तो भूखमरी तो फैलेगी ही। फसल नहीं होगी है, अनाज नहीं होगा, लोग भूखों मरेंगे। भूखों मरेंगे तो भाई बहुत सारे लोगों की जान जाएगी, महामारी फैलेगी। बहुत मतलब हर एक चीज़ से, मतलब बारिश से, आप बारिश के ना होने से हर एक चीज़ ये कनेक्टेड है। ये सब कुछ एक के बाद एक सीक्वेंस में होना शुरू हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर बीमारियों की विभीषिका से क्रंदन करता हुआ गांव और अधिक भयावह रूप किन स्थितियों में ग्रहण कर लेता है। अब क्या है, वहाँ पर हैजा और बीमारी जैसी दो बीमारियां, भयंकर बीमारियां फैली। आज के समय में इन दोनों बीमारियों का इलाज है, लेकिन आप पहले जाओ तो ये महामारी का, जैसे हम लोगों ने अभी कोरोना को फेस किया है ना, जिसका कोई इलाज नहीं था, तो इसी तरीके से ये महामारियां पहले के समय में फैलती थी और लोग एकदम बहुत ज़्यादा लोग मरते थे। ठीक है ना, ये कंडीशन होती थी। तो वही चीज़ उन्होंने बताया, क्रंदन करता हुआ गांव और अधिक भयानक रूप किन परिस्थितियों में ले लेता था। जब एक ही दिन में बहुत सारे लोग मरेंगे तो यही हालत तो और ज़्यादा भयानक हो जाएगा। जब गांव में बीमारियां फैली हुई तब प्रत्येक घर में मौत नाच रही थी। ऐसे में दिन भर की राख की ठंडी मिट्टी पर बैठे हुए कुत्ते शाम होते ही किसी आशंका के चलते एकत्रित होकर रोने लगते हैं। यानी कि एक तो सभी के घरों में बीमार लोग हैं, मौत डेली कहीं ना कहीं गांव में हो ही रही है। 4-4, 5-5 अर्थियाँ हर दिन उठ रही हैं और उस पर भी कुत्ते रोएं तो ये और स्थिति डरावनी हो जाती है। तब यह स्थिति अत्यंत भयावह रूप लेकर डराने लगती थी, जो क्रंदन से भी अधिक भयानक मालूम होती थी। क्रंदन मतलब कि जो लोग मर रहे हैं उनका विलाप करते हुए लोग घर में रोते थे, उससे भी ज़्यादा भयानक स्थिति होती थी जब ये कुत्ते रोते थे, क्योंकि कुत्तों का रोना यानी कि आने वाली अभी और मुसीबत है, इसका अंदेशा दे देती थी उनको।
प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हमारे प्रश्न पत्र का जो है आखिरी प्रश्न, देखिए क्या है। यहां पर हमारे सामने गद्य खंड से फिर 3 प्रश्न रखे गए हैं। आरओ बुक के गद्य खंड से फिर से 3 प्रश्न रखे गए हैं और इन 3 प्रश्नों में से हमें 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न के लिए हमें 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 2 प्रश्न करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे, 4 मार्क्स। अब 2 मार्क्स से तो आप समझ गए होंगे इन क्वेश्चंस के आंसर आपको 25 to 30 वर्ड्स के अंतर्गत देने हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये बहुत ही शॉर्ट में लिखे जाएंगे। पहला प्रश्न है, क्या कारण था कि भक्तिन के पास लगान देने के लिए भी धन नहीं था? क्योंकि उसका जबरदस्ती का बना हुआ जो दामाद था, उसने मेहनत से उसकी इकट्ठा की गई धन संपत्ति, खेल खदियान सब कुछ तबाह कर दिए थे। इसलिए भक्तिन के पास पैसे ही नहीं बचे थे कि वो उनका लगान अदा कर पाए। जब भक्तिन की बड़ी बेटी विधवा हो गई तो जेठ के लड़के ने अपने तीतरबाज साले ए से भक्तिन की बेटी का विवाह करने को बुलाया, ताकि भक्तिन की सारी संपत्ति उसके कब्जे में आ जाए। जब भक्तिन की बेटी ने उससे विवाह के लिए मना कर दिया तो उस लड़के ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भक्तिन की बेटी को बदनाम कर दिया। बेटी भी नहीं चाहती थी उससे शादी करने के लिए, भक्तिन भी नहीं चाहती थी कि वो उसका दामाद बने, लेकिन उन लोगों ने मिलकर जो है वो षड्यंत्र रचा और उस लड़की को बदनाम किया। उसके बहकावे में आकर पंचायत ने दोनों को विवाह करने का आदेश दे दिया। पंचायत को भी साथ में मिलाया तो फिर जबरदस्ती का वो दामाद बना, क्योंकि वो लड़की नहीं चाहती थी मेरा पति बने और ना ही भक्तिन चाहती थी, तो जबरदस्ती उन लोग को शादी करनी पड़ी, क्योंकि पंचायत ने इसका आदेश दिया था। पंचायत के आगे माँ बेटी की एक न चली और विवाह हो गया। दामाद अब निश्चिंत होकर तीतरबाजी करता और इतने यत्न से संभाले हुए ढोर, गाय ढोर, खेती बाड़ी आदि पारिवारिक दोष में ऐसे झुलस गए कि वह जमींदार को लगान के पैसे न दे पाई। और भक्तिन अब अत्यधिक दुखी रहने लगी थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं, इतनी मेहनत से उसने सारी प्रॉपर्टी सहेज के रखी थी पति के जाने के बाद, लेकिन अब वो धीरे धीरे सब कुछ तबाह हो रही थी। अब आ गए दूसरे प्रश्न पर, महादेवी और भक्तिन के संबंधों की तुलना किनसे की गई है और क्यों? अब किनसे करी जा रही है ये आपको बताना है और क्यों करी गई है। महादेवी और भक्तिन के संबंधों की तुलना घर और घर में आने वाले अंधेरे उजाले के बीच, या घर के बगीचे या बगीचे में खिले गुलाब के फूल के बीच मौजूद संबंधों से की गई है। तो क्या है, अंधेरा उजाला, यानी एक अंधेरा एक उजाला, एक अगर डिप्रेस है तो दूसरा संभालता है, एक दूसरा डिप्रेस है तो पहला संभालता है, एक घर का आंगन है तो दूसरा उसमें खिला हुआ फूल है, इससे जो है तुलना की गई है। भक्तिन और महादेवी का ऐसा ही संबंध बन गया था। जिस तरह खिलता हुआ गुलाब घर के हर सदस्य को हर्षित करता है, उसी प्रकार भक्तिन लेखिका के जीवन में आनंद की वर्षा करती है। यानी कि क्या करती है, भक्तिन जो है वो उनके जीवन में जब से आई तब से उनके जीवन में एक हर्ष आ गया, एक उल्लास आ गया, उनके जीवन का एक साथी उन्हें मिल गया, जिससे उनका जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत होने लगा था। तीसरा प्रश्न है, कवि साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञा और दिग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है। ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है। शिरीष के फूल पाठ के आधार पर विस्तार पूर्वक समझाइए। अब यहाँ पर जो लेखक हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, शिरीष के फूल के, उन्होंने एक मानदंड बताया कि एक कवि अच्छा कवि या साहित्यकार रचनाकार तभी बन सकता है जब वो एक अनासक्त प्रेमी हो, यानी कि उसे प्रेम भी हो मगर किसी की प्रति वो पूरी तरीके से आकर्षित ना हो। क्या होता है अनासक्त, यानी कि वो किसी की तरफ आकर्षित ना हो, तो वो उसके अंदर कोई बंधन नहीं हो, तब वो एक रचना जो करेगा, स्वच्छंद रचना करेगा, वो रचना ज़्यादा अच्छी होगी। तो ऐसा मानना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिस एक अच्छे रचनाकार के लिए जो ये मानदंड स्थापित किया है, ये बहुत उच्च मानदंड है। वही चीज़ उन्होंने पूछा जो निर्धारित किया है, क्या ये सही है? इसी का आपको विस्तार से वर्णन करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ही ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है, क्योंकि लेखक के अनुसार वही महान कवि बन सकता है जो अनासक्त योगी की तरह स्थिर प्रज्ञा तथा दिग्ध प्रेमी की तरह सहृदय हो। जैसे महाकवि कालिदास के साथ क्या था, वो अपनी बीवी से बहुत प्रेम करते थे,
लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन बीबी ने जब उनको धुतकार दिया तो वो पूरी तरीके से अलग होकर, और उन्होंने फिर क्या ज्ञान प्राप्त किया, महाकवि बन गए, संस्कृत के महावेत्ता बन गए। तो मतलब प्रेम ने ही उन्हें प्रेरणा दी कि वो इतने बड़े महाकवि बने। छंद तो कोई भी लिख सकता है, परंतु उसका यह अर्थ नहीं कि वह महाकवि हो जाएगा। कवि ने वज्र जैसी कठोरता और पुष्प की तरह कोमलता दोनों गुणों की अपेक्षा की जाती है। लेखक ने कबीर, सूर, तुलसी, कालिदास आदि को इसलिए महान माना क्योंकि इनसे अनासक्ति का भाव तो था ही, साथ ही उन्होंने मर्यादा का भी पालन करने के साथ साथ सहृदयता का भी संचार किया था। इसलिए उन्होंने जो मानदंड स्थापित किया वो अपनी जगह बिल्कुल सही था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 40 शब्दों में देने हैं। अब ये हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका वितान भाग 2 के अध्यायों से लिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको दिए गए हैं 3 प्रश्न, 3 में से 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न के लिए आपको मिल रहा है 2 मार्क्स, तो 2 प्रश्न करोगे 4 मार्क्स। आंसर देना है 40 वर्ड्स में, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। यशोधर पंत की पीढ़ी की विवशता यह है कि वे पुराने को अच्छा समझते हैं और वर्तमान में तालमेल नहीं बिठा पाते। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर इस कथन की सुधारण समीक्षा करनी है, ठीक है। तो वो क्या है, वो अपनी पीढ़ी की जो चीज़ें उन्हें छोड़ नहीं पा रहे और नई पीढ़ी से जुड़ नहीं पा रहे, तो एक तरीके से तालमेल आप वो बिठा नहीं पा रहे हैं। तो इसी में आपको वर्णन करना है। सिल्वर वेडिंग के नायक यशोधर बाबू, वे रहते तो वर्तमान में हैं परंतु जीते अतीत में हैं। अभी रहे लेकिन मान्यताएं किनकी है, उनकी पुराने समय की हैं। वे अतीत को आदर्श मानते हैं। यशोधर को पुरानी जीवन शैली, विचार आदि अच्छे लगते हैं, वे उनका स्वप्न है, परंतु वर्तमान जीवन में वह अप्रासंगिक हो गए हैं। कहानी में यशोधर का परिवार नए जमाने की सोच का है। वो प्रगति के नए आयाम छूना चाहते हैं। उनका रहन सहन, जीने का तरीका, मूल्य बोध, संयुक्त परिवार के कटु अनुभव, सामूहिकता का अभाव आदि सब नए जमाने की देन है। मतलब क्या है, उनकी सोच, रहना सहना सब कुछ नया है। लेकिन यशोधर बाबू क्या है, वो पुराने जमाने के हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसे समझना भी नहीं चाहते, और इसीलिए वो पूरी तरीके से अपने परिवार से भी अलग होते जा रहे हैं। यशोधर को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। उन्हें हर नई चीज़ में कमी नजर आती है। वे नए ज़माने के साथ तालमेल नहीं बना पा रहे हैं। वे अधिकांश बदलावों से असंतुष्ट हैं। वे बच्चों की तरक्की पर खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे। भाई खुश तो हैं, बच्चे प्रगति कर रहे हैं, मगर इतनी तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें ठीक भी नहीं लग रहा है। क्योंकि अभी उन्हें जो 1500 रुपये अभी नौकरी में मिलता है और उनके बेटे ने अभी नौकरी शुरू करी है, उसे 1500 मिलते हैं। तो उन्होंने इतनी साल नौकरी करने के बाद अब 1500 रुपये पाने शुरू हुए, और लड़के ने अभी शुरू करी तो उसे 1500 मिलते, इसलिए उन्हें वो कहीं ना कहीं समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। यहाँ तक कि उन्हें बेटे भूषण के अच्छे वेतन में भी कमी नजर आती है। दरअसल यशोधर बाबू अपने समय से आगे निकल ही नहीं पाए। उन्हें लगता है कि उनके ज़माने की सभी बातें आज भी वैसी ही होनी चाहिए। मतलब जो उनके ज़माने में चीज़ें थी, आज के समय में भी ऐसी ही होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है हमारे पास में, लेखक आनंद यादव का पाठशाला में विश्वास कैसे बढ़ा? जूझ कहानी के आधार पर बताइए। अब आपको बताना है कि लेखक आनंद यादव का पाठशाला में विश्वास किस तरीके से, तो आपको ये जो कहानी हमारी जूझ है उसके हिसाब से बताना है। जब लेखक को वसंत पाटिल के साथ दूसरे लड़कों के सवाल जांचने का काम मिला, तब उनकी बसंत से दोस्ती हुई। बसंत पाटिल कौन था? वो क्लास में सबसे होनहार बच्चा था वो, और मॉनिटर भी था। अब ये दोनों एक दूसरे की सहायता से कक्षा के अनेक काम निपटाने लगे। सभी अध्यापक लेखक को आनंदा कहकर बुलाने लगे। भाई क्या हुआ, अगर क्लास में हमारा नाम आइडेंटिफाई अगर टीचर करने लगे तो उसका मतलब है कि हमें कुछ क्वालिटी है, इसीलिए टीचर हमें पहचान रहे हैं। यह संबोधन भी उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस नाम से केवल उसकी माँ बुलाती थी, वह भी बहुत कम। पहली बार पाठशाला में ही उसे स्वयं का नाम सुनने को मिला।
आनंदा की कोई पहचान बनी, एक तो वसंत की दोस्ती, दूसरा अध्यापकों का अपनापन का व्यवहार। इस कारण लेखक का अपनी पाठशाला में विश्वास बढ़ने लगा था। जिस पाठशाला में जब वो आया और पहले दिन उसका बहुत बुरा बीता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसे अब वो पाठशाला अच्छी लगने लगी थी। प्रश्न संख्या 3 है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में हमें जो कुछ पता चला वो वहाँ की खुदाई से पता चला। दो शहर थे यहाँ पे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा की ज़्यादा अवशेष नहीं मिले क्योंकि वहाँ पर रेलवे लाइन बिछ गई, लेकिन मोहनजोदाड़ो हमें काफ़ी अच्छी हालात में मिला, वहाँ से बहुत सारे अवशेष भी मिले। तो उन अवशेषों से हमें ये पता चलता है कि उसमें हर तरह का साधन था, लेकिन किसी चीज़ का दिखावा नहीं था, क्योंकि हमने वहाँ पर देखा कि औजार तो मिले मगर किसी तरह के हथियार नहीं थे, बहुत बड़े बड़े धर्मालय नहीं थे, इवन यहाँ पर राजा का मुकुट भी कोई बहुत बड़ा नहीं मिला, मूर्तियाँ छोटी छोटी हैं, भवन बहुत बड़े नहीं छोटे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर किसी तरह की ताकत राज नहीं करती थी, लोग सभी समन्वय के साथ रहते थे। सिंधु सभ्यता एक साधन संपन्न नगरीय सभ्यता थी, परंतु उसमें राज सत्ता या धर्म सत्ता के चिन्ह नहीं मिले। जैसे बहुत सभ्यताएं खोजी गई, बड़े बड़े देवालय मिले, बड़ी बड़े राज दरबार मिले, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर सबके लिए समान, हाँ, के निम्न तबका, मध्यम तबका और उच्च तबके थे, उनके घर अलग अलग थे, लेकिन बड़े बड़े प्रसादालय हों, बड़े बड़े मंदिर हों, धर्मस्थल हों, ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। वहां की नगर योजना में वास्तुकला, मुहरे, ठप्पों, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि की एक रूपता द्वारा उनमें अनुशासन देखा जा सकता है। आडंबर नहीं है, यानी कि दिखावा कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। जो चीजें जरूरत की हैं, सिर्फ उतनी ही चीजों का निर्माण किया गया है। यहाँ पर सब कुछ आवश्यकताओं से ही जुड़ा है, यानी कि जितनी आपकी ज़रूरत है वही चीज़ें हैं। यहाँ यातायात के साधन के रूप में बैलगाड़ी की व्यवस्था थी, अनाज भंडार भरे थे, नगरीय सुविधा संपन्न थे, किंतु भव्यता का प्रदर्शन कहीं नहीं था। मतलब अगर मैं बोलें कि उच्च वर्ग अगर बहुत ज़्यादा अमीर था तो उसने अपने घरों में बहुत ज़्यादा काम कराया हो, ऐसे भी कई अवशेष हमें कहीं नहीं मिलते। जैसे आप देखेंगे, अगर और सभ्यताओं में जाएंगे तो जो उच्च वर्ग थे उन्होंने अपने घरों की दीवारों पर नक्काशी करा रखी है, हीरे जवाहरात सोने मढ़े हुए थे, ये सारे कहते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी तरह का दिखावा नहीं था। नागरिक सुविधा संपन्न थे, किंतु भव्यता का प्रदर्शन कहीं नहीं मिला। अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र या और धर्मतंत्र की ताकत दिखाते हुए भव्य महल, मूर्तियां और मंदिर और मूर्तियां बनाई गई हैं, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई में छोटी छोटी मूर्तियां, खिलौने, मृद भांड, नावें मिली हैं। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही बना है। नरेश की मूर्ति के सिर पर जो मुकुट है, शायद उससे छोटे सिरपेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो एक मूर्ति मिली है जो एक नरेश की, और उसके सर पर जो मुकुट है वो भी बहुत छोटा सा मुकुट है। इसमें प्रभुत्ता या दिखावे के तेवर कहीं दिखाई नहीं देते। इस प्रकार सिंधु सभ्यता विकसित साधन संपन्न सभ्यता थी, लेकिन भव्यता का दिखावा नहीं था। मतलब सब कुछ सुख सुविधाएं संपन्न सब था, लेकिन दिखावा किसी भी तरीके का इस पूरी सभ्यता में नहीं था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सैंपल पेपर 1 क्लास 12th कोर का खत्म किया। तो सिर्फ ये नहीं है कि हमने एक सैंपल पेपर करा दिया तो हो गया। मॉडल सैंपल पेपर मैं आपके लिए पहले ही ला चुकी हूँ। अब यहाँ पर हम अभी और भी सैंपल पेपर लेकर आएंगे ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। तो मिलेंगे हम फिर से एक नए सैंपल पेपर के साथ में, यानी कि सैंपल पेपर नंबर 2 के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।